तो चलो बच्चों देखना, तो हम पीएनसी का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं परम्यूटेशंस के बारे में, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे परम्यूटेशंस के बारे में, ठीक है। उससे पहले तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं फैक्टोरियल, देखो जो हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, एन फैक्टोरियल वगैरह, जिसको बेसिकली हम लोग या तो इससे रिप्रेजेंट करते थे, इसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो फैक्टोरियल या फिर सिंपली अगर मैं बात करूं एन फैक्टोरियल इज सिंपली इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज एन different items can be placed in n places। देखना, तो n फैक्टोरियल को सिंपली हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने तरीके हैं n डिफरेंट आइटम्स को n जगह पे प्लेस करने के। मीन्स समझ ना, जैसा अगर मान लो तुम्हारे पास 3 डिफरेंट एप्पल्स होते हैं A1, A2, A3, और तुम्हारे पास मान लो 3 ही प्लेसेस होते हैं। ध्यान देना, जितने आइटम्स हैं उतने ही प्लेसेस हैं, ठीक है। तो 3 डिफरेंट आइटम्स को 3 प्लेसेस पे रखने के जितने डिफरेंट तरीके होंगे उतने ही तुम्हारे 3 फैक्टोरियल की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर मुझे मान लो इन तीनों एप्पल्स को इन तीनों जगह पर रखना है, और ध्यान देना इस बार रखने का मतलब यह है कि जैसे मान लो सामने पे जो ऑब्जर्वर है वो सामने खड़ा है, वो देख रहा है कि तुम कितने डिफरेंट तरीके से रख रहे हो। तो मान लो तुमने क्या किया, एक बार A1 को यहां रखा, एक बार A2 को यहां रखा, एक बार A3 को यहां रखा, तो सामने वाला देखेगा भाई ये रखने का एक तरीका था, सबसे लेफ्ट मोस्ट में A1 है, फिर बीच में A2 है, फिर A3 है। मान लो तुमने क्या किया, एक बार यहां A1 रखा, यहां पे A3 रखा, और फिर यहां पे A2 रखा, तो समझना वो जो ऑब्जर्वर था, जो जज कर रहा था कि डिफरेंट तरीका है या नहीं, वो ये कहेगा कि पहले भाई तुमने बीच में A2 रखा था, अब A3 है, मींस पक्का ये पिछले तरीके से डिफरेंट है। तो ये एक डिफरेंट तरीके में वो काउंट करेगा। इसमें डिफरेंट तरीके में काउंट क्यों किया, क्योंकि इस बार लेफ्ट उसके हिसाब से पता है कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, मिडल है, तो पहले के हिसाब से कुछ डिफरेंट तरीका हो गया। और सिमिलरली अगर मान लो फिर तुम करते A2 फिर A3 फिर A1, ये भी इसको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि पहले के केस में लेफ्ट मोस्ट में A1 था, अब लेफ्ट मोस्ट में A2 था, तो ये पक्का इन दोनों से डिफरेंट था। फिर सिमिलरली इसमें A2 फिर A1 फिर A3, ऐसे भी हो सकता था, और ऐसे करते करते ऐसा भी हो सकता था A3 A1 A2 और फिर A3 A2 A1। तो ये टोटल 6 तरीके होते इन A1 A2 A3 को 3 जगह पर रखने के। पिछला A1 A2 A3 को 3 जगह पर रखने के इतने सारे तरीके हो सकते थे, और जितने नंबर ऑफ वेज आए, कितने नंबर ऑफ वेज आए, 6 वेज आए। तो यही तुम्हारी 3 डिफरेंट चीजों को 3 जगह पे अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो सीधा कितना होता, 3 फैक्टोरियल, और वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये समझा कि n फैक्टोरियल की डेफिनेशन हमने बेसिकली क्या रखी कि अगर n डिफरेंट चीजें हैं और n ही जगह हैं, तो उन n चीजों को उन n जगह पे प्लेस करने के जितने नंबर ऑफ वेज होंगे वही तुम्हारे n फैक्टोरियल होंगे। या इसको सोचो, हम पिछले क्लास में भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था। सोचो अगर जैसे मान लो 5 बॉयज होते, नंबर ऑफ वेज मान लो होता, नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज कैन बी सीटेड इन 5 चेयर्स अरेंज्ड इन अ रो। मान लो ऐसे क्वेश्चन होता कि वे 5 बच्चे हैं, इनको तुम्हें 5 चेयर्स में बिठाना है जो कि एक रो में अरेंज्ड है। तो जैसे मान लो ये चेयर्स थे 1 2 3 4 5, अब इन 5 चेयर्स में तुम्हें 5 बच्चों को बिठाना था, तो कितने तरीके थे। तो देखो, या तो ऐसा हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन पढ़ ली कि वे 5 बच्चे हैं, देखो 5 डिफरेंट चीजें हैं, और इनको इन 5 जगह पे अरेंज करना है। सोचो इन 5 बच्चों को यहां बिठाने का मतलब क्या, इनडायरेक्टली यही था कि इनको इसलिए हमें यहां पे अरेंज करना था। तो 5 डिफरेंट बच्चों को 5 जगह पे अरेंज करने का सीधा नंबर ऑफ तरीका कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल। ये चला, या तो इसका ऐसे हो सकते हो, या इसी काम को मैं क्यों ना मैं 5 डिफरेंट कामों में तोड़ लूं। सोचो हमारा काम पूरा कब हो जाएगा, या तो 5 बच्चे बिठा दूं या इन 5 सीट्स को भर दूं। एक ही बात तो है, दोनों सेम ही होंगे। तो क्यों ना पहले मैं इस वाले सीट को भरता हूं। तो इस वाले सीट को भरने के लिए सोचो मेरे पास कितने तरीके हैं, 5 बच्चों में से कोई भी एक बच्चा बैठ जाए यहां पे, तो इसको भरने के कितने तरीके होते, 5। सिमिलरली अगले इस वाले सीट को भरने के कितने तरीके हैं, अब ध्यान रखना एक बच्चा यहां बैठ चुका है, तो इस वाले सीट को भरने के तरीके कितने होते, 4।
इस वाले सीट को भरने के तरीके कितने होते? 3। इस वाले को कितने होते? 2। इस वाले को कितने होते? 1। और हमारा पूरा काम कंप्लीट कब होता? व्हेन ऑल 5 बॉयज आर सीटेड। तो जब पांचों के पांचों बच्चे बैठ जाते तब हमारा काम कंप्लीट होता। मींस जब ये वाला काम भी हो जाए, 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 तो आंसर तुम्हारा अभी भी कितना आता? 5 फैक्टोरियल ही आता। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि अब समझ में आ गया कि अगर n डिफरेंट चीजें होती और n ही प्लेसेस होते तो इन n लोगों को यहां पे बिठाने के n फैक्टोरियल वेज ही होते, क्योंकि पहले को भरने के n तरीके होते, दूसरे को n-1, फिर n-2 एंड सो ऑन अप टू कितना? 1 तक। तो उसके भी आंसर तुम्हारा कितना आता? n फैक्टोरियल ही आता। ठीक है, तो होगा क्या कि हम हर बार ये नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोसेस लंबा जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अगर कभी ऐसा दिख जाए कि जितनी चीजें हैं उतने ही प्लेसेस हैं, तो सीधा उनको बिठाने का n फैक्टोरियल हम सीधा उसका यूज कर लेंगे। ऑब्वियसली तो ऐसा भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें डायरेक्टली सोच सकते हो। समझ गए ना? ये समझ में आया कि फैक्टोरियल बेसिकली कहां यूज होना है। तो इसमें सबसे मेन चीज ध्यान रखना कि जब भी फैक्टोरियल कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि जो भी चीजें हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है ना? जो हम चीजों को जिन जगह पे बिठाए हो सबके सब डिफरेंट हो। जैसे सोचो अगर इसी केस में अगर सोचो 3 अगर आइडेंटिकल एप्पल्स होते, या ऐसे मान लो 3 आइडेंटिकल कॉइन्स है, C1 C1 C1। अब इनको हमें मान लो 3 जगह पे रखना था, है ना? इन 3 आइडेंटिकल कॉइन्स को मुझे 3 जगह पे रखना था और मेरे से पूछा था नंबर ऑफ वेज दीज 3 कॉइन्स कैन बी प्लेस्ड इन दीज 3 प्लेसेस। अब मान लो कोई आता, उसने कहा कि सर मैंने इसको यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया, तो सामने वाले ने देखा कि भाई ये एक तरीका बिल्कुल सही है। अगली बार उसने क्या किया? इसको यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया और इसको यहां रख दिया। बट जो सामने वाले को थोड़ी समझ में आया कि भाई इस वाले में और इस वाले में कुछ डिफरेंस है, वो तो सीधा यही कहेगा कि भाई ये अरेंजमेंट तुम पहले कर चुके हो, तो ये कोई नया तरीका नहीं हुआ। या ये सोचने की कोशिश करो कि 3 आइडेंटिकल कॉइन्स को 3 प्लेसेस में अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, चाहे तुम इसको यहां रखो, इसको यहां रखो या इसको यहां रखो, तो भी उसके लिए सामने वाले के लिए तो वही तरीका है। समझ गए? वो कैसे जज करेगा? वो सिंपली ये तो जज करेगा कि इनिशियली पैटर्न ये था, अब ये है, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये कोई नया तरीका नहीं हुआ। समझ गए? तो n डिफरेंट चीजों का n जगह पे आंसर n फैक्टोरियल तभी आएगा जब ये जो चीजें वो तुम्हारी कैसी हो? डिफरेंट हो। ये समझ में आता है? ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? तो ये था तुम्हारा किसका? फैक्टोरियल की डेफिनेशन। ठीक है, तो सर ना इसका हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे बहुत बार। जैसे देखना, मान लो अगर क्वेश्चन होता नंबर ऑफ वेज 10 collectors can be assigned to 10 different districts। 10 इस मान लो ये क्वेश्चन होता कि हम कितने डिफरेंट तरीके से 10 कलेक्टर्स को 10 डिस्ट्रिक्ट्स में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको ऐसे सोच सकते हो कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स क्या हो गए? सिंपली 10 प्लेस होल्डर्स हो गए, और इन 10 कलेक्टर्स को बेसिकली हमें इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में अरेंज करना है। तो 10 डिफरेंट लोगों को 10 जगह पे अरेंज करने के सीधा तुम्हारे कितने आते? 10 फैक्टोरियल आते। ठीक है, समझ में आया फैक्टोरियल का सेंस क्या है? जब 10 डिफरेंट चीजें हैं और 10 ही जगह है तो सीधा कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल। या इसी को ऐसे सोच सकते हो कि पहले डिस्ट्रिक्ट को भरने के 10 कलेक्टर्स में से 10 ऑप्शन होते, और सर जैसे कि मैंने कहा था ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यहीं से स्टार्ट करो, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे क्यों ना तुम यहां से स्टार्ट करो, तो जैसे इस वाली जगह को भरने के कितने तरीके होते? 10 तरीके। फिर इस वाली जगह को भरने के तरीके बचते? 9 तरीके। फिर इस वाली जगह को भरने के तरीके बचते? 8। इसको 7 6 5 4 3 2 1। समझ गए? तो आंसर तुम्हारा ऑब्वियस है, तो फिर वापस से मल्टीप्लाई करते, और मल्टीप्लाई करते तो वापस से तुम्हारा 10 फैक्टोरियल ही आता। ये समझ गए? जैसे अगर मान लो होता number of different words that can be formed using the letters of the word, मान लो होता संडे। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन होता
कि नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे, मींस इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका यूज करके मैं कितने डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, अब सुना, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि वो जो वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं उनका मीनिंग है या नहीं है, सिंपली बस वर्ड्स होने चाहिए। तो वर्ड सिंपली क्या है, एक 6 लेटर्स का अरेंजमेंट ही तो है। इन 6 लेटर्स के जितने डिफरेंट तुम अरेंजमेंट कर सकते हो उतने डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं। तो जैसे सोचो मैंने एक वर्ड लिखा UNAYDS, देखो ये भी एक वर्ड ही होगा, वो बात अलग है कि इसका सेंस है या नहीं हमें नहीं पता, बस हमें वर्ड बनाने थे। मैं जितने डिफरेंट तरीके से सोचो मैं इन 6 लेटर्स को अरेंज कर सकता हूं। देखो हमारे पास बेसिकली 6 लेटर्स हो गए, S हो गया, एक E हो गया, एक N हो गया, एक D हो गया, एक A हो गया और एक Y हो गया। तो जितने डिफरेंट तरीके से मैं इन 6 लेटर्स को इन 6 जगह पे अरेंज कर पाऊंगा उतने ही तो डिफरेंट वर्ड बनेंगे। और वापस से सोचो यही तो क्वेश्चन हो गया कि 6 डिफरेंट लेटर्स को 6 जगह पे अरेंज करना है, तो सीधा कितना आता 6 फैक्टोरियल। या लंबे तरीके से करना है तो देखो इस वाले प्लेस को भरने के लिए 6 तरीके होते, इन 6 में से कोई भी एक लेटर यहां आ सकता था। अगले प्लेस को भरने के 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये समझ में आया? मींस इसके जो नंबर वेज होंगे तुम्हारे कितने होंगे 6 फैक्टोरियल होंगे। हाँ सर, उसने जब लिखा नंबर ऑफ डिफरेंट डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे, तो ध्यान देना इस वर्ड में यू एक ही बार था। जैसे उसने लिखा यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे, तो जैसे इस वर्ड में एक ही यू है, मींस जो तुम वर्ड्स फॉर्म करोगे उसमें भी एक ही यू आएगा। ऐसा नहीं कि इन लेटर्स का यूज करके मैं वर्ड्स बनाने तो मैंने 2 यू यूज कर लिए या 3 ऐसे यूज कर लिए। इसमें जितने होंगे उतने ही हम दूसरे वर्ड में यूज कर पाएंगे। इसमें एक ही एस था तो एक ही एस कर पाएंगे। अगर इसमें 2 ए होते तो हम जो वर्ड्स फॉर्म हो रहा है उसमें भी 2 ए यूज कर पाते, बट चूंकि अभी एक ही था इसलिए यहां भी एक ही करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि बेसिकली फैक्टोरियल्स हम लोग कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो ये तो समझना तुम्हारा तब था जब जो चीजें हमें अरेंज करनी थी वो एग्जैक्टली उतनी ही थी जितने हमारे पास प्लेसेस थे। अगर मान लो कम ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे। देखो, तो उससे पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा वापस से आता हूं एनसीआर पे। एनसीआर हमने याद करने क्या बताया था, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R items from n different items। ठीक है, उम्मीद है ये तो आ गया होगा समझ में, जिसमें याद रखना ये चीजें कैसे होनी चाहिए थी, डिफरेंट होनी चाहिए थी। मीन्स अगर n डिफरेंट आइटम्स में से अगर तुम्हें R डिफरेंट आइटम्स अगर सेलेक्ट करने हैं, ध्यान देना ओनली सेलेक्ट करना है, तो उसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो तुम्हारे कितने होंगे, NCR होंगे। अब देखना इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ये काफी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। जैसे मान लो ये क्लासरूम है, ठीक है, मान लो जो कि नहीं है अभी, ठीक है, इस क्लासरूम मान लो 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें कोई ट्विंस नहीं है। अब मैंने कहा, ध्यान देना मेरा स्टेटमेंट है कि मैं कितने डिफरेंट तरीके से, ध्यान देना मैं कितने डिफरेंट तरीके से इस 50 रूम मतलब 50 बच्चों की जो क्लासरूम है इसमें से मैं 5 बच्चों को सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां बच्चे बैठे थे ABCDE, नाम बता गया, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं कितने डिफरेंट तरीके से 5 बच्चों को सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो समझना, जैसे कि मैंने अब मान लो सिलेक्ट किया तो मैंने कहा कि तुम आ जाओ, तुम, ये 5 आ गए। जैसे मान लो मैंने ABCDE इनको सेलेक्ट कर लिया, तो ये सोचो 5 बच्चों को सिलेक्ट करने का एक तरीका होता, समझना, इन 50 बच्चों से मैंने किसको सिलेक्ट कर लिया, एक A को करा, एक B को, एक C को, एक D को और एक E को, और मैंने कहा कि तुम 5 आके यहां पे खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ये सोचो इन 5 बच्चों को सिलेक्ट करने का एक तरीका हुआ। एक बार हो सकता था मैं ABCD और F को सिलेक्ट कर लेता, तो ये 5 बच्चों को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका होता। ये समझ आ रहा है कि मुझे बस इससे मतलब है कि समझना कि फाइनली जो 5 आ रहे हैं वो पहले 5 से डिफरेंट थे या नहीं थे। तो जो पहले 5 में कौन कौन से आए थे, ABCDE आए, और दूसरे 5 कौन से आए, ABCDF आए। तो पक्का ये जो 5 का ग्रुप था और ये जो 5 का ग्रुप था, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, कि इसमें एक मेंबर डिफरेंट हो गया, और बस एक मेंबर भी अगर डिफरेंट हो गया तो एक नया तरीका बन गया। ये समझ आ रहा है, तो कितने डिफरेंट तरीके से मैं 5 लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो वो सिंपली तुम्हारा कितना आता, जैसे इस केस में कितना आता 50
C5। ठीक है, ये समझ में आया कि बस अगर हमें सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है, कि फाइनली जो हमें 5 का सेट दिख रहा है वो कैसा है, समझना। इसी में जैसे अगर मान लो मैंने पहले केस में 5 बच्चे सिलेक्ट किए थे A B C D E और मैंने उन 5 को खड़ा कर दिया, तो सिलेक्शन का जरा ऑर्डर देखना कि मैंने पहले A को सिलेक्ट किया कि तुम इधर आ जाओ, फिर मैंने B को बोला तुम यहां आ जाओ, फिर C को बोला तुम यहां आ जाओ, फिर D को बोला यहां आ जाओ, फिर E को बोला यहां आ जाओ। तो ये मैंने 5 बच्चों का एक सिलेक्शन किया। अगली बार मान लो मैंने कहा होता कि B पहले तुम आ जाओ, फिर E तुम आ जाओ, फिर C, फिर D, फिर A। तो ये समझने की कोशिश करना कि इस बार जो मेरा सिलेक्शन का जो ऑर्डर था वो डिफरेंट था। पहले वाले केस में मैंने पहले A को, फिर B को, फिर C को ऐसे बुलाया। दूसरी बार में मैंने पहले B को बुलाया, फिर D को बुलाया, फिर E को बुलाया, फिर C को, फिर A को, ऐसे बुलाया। तो इस बार समझना जो सिलेक्शन का ऑर्डर था वो डिफरेंट था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में खाली हमसे ये पूछा गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन डिफरेंट आइटम्स, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम सिलेक्शन का ऑर्डर रख क्या रहे हैं। ये समझने की कोशिश करना है। मैंने क्या कहा कि जब भी हम एनसीआर का टर्म यूज करते हैं तो हमें उसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो आर आइटम्स हमने सिलेक्ट किए हैं उनका ऑर्डरिंग ऑफ सिलेक्शन क्या था। ऑर्डरिंग डजंट मैटर। बस ये फील करने की कोशिश करना कि जब भी हम एनसीआर का यूज करते हैं तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हमने वो जो 8 चीजें सिलेक्ट की थी वो किस ऑर्डर में सिलेक्ट की थी। या इसको तुम ऐसा मान सकते हो कि मैंने सीधा हाथ लिया और सीधा 5 बच्चों पे इकट्ठा हाथ रख दिया कि तुम पांचों आ जाओ। समझ गए ना, मैं एक एक करके सिलेक्ट नहीं कर रहा। थोड़ा बताया, ठीक है, आ जाएगा अभी। वहीं पे समझना ये तुम्हारा होता है एनसीआर, और इसी के समझना एक और टर्म होता है अपना एनपीआर। ये सिंपली क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting R items and arranging them in R places. This is called NPR. ठीक, तो देखना ये NPR क्या है। एनपीआर सिंपली जैसे ये हो गया, जैसे पहले पार्ट में मैंने किया कि 50 बच्चों में से मेरा काम क्या था, बस 5 बच्चों को सिलेक्ट करके यहां खड़ा करना था। ठीक है, अब जैसे मान लो ए यहां खड़ा है, बी यहां खड़ा है, सी यहां, डी यहां, ई यहां, ठीक है, या बी यहां पे खड़ा था, सी यहां पे, डी यहां पे, ए यहां पे, ई यहां पे, फर्क नहीं पड़ता पहले में, कि बस मुझे किससे मतलब था कि कौन से 5 सिलेक्ट हो रहे हैं। वो तुम्हारे कितना था, 50C5 था। अब एनपीआर क्या होगा, ध्यान देना कि अगर मुझे इन 50 बच्चों में से किन्हीं 5 बच्चों को सिलेक्ट करना था और फिर उन 5 बच्चों को यहां पे एक लाइन में खड़ा करना था। इस बार मेरा काम समझना, काम क्या है कि मुझे इन 50 में से 5 बच्चों को सिलेक्ट करना है, फिर उनको एक लाइन में अरेंज भी करना है। तो मेरा पूरा काम तब कंप्लीट होगा जब 5 बच्चे यहां पे अरेंज भी हो जाएंगे। ये चला, तो समझना क्या करूंगा, तो इस काम को करने के लिए समझना मैं इसको 2 पार्ट पे तोड़ दूंगा। पहला पार्ट क्या कि देखो मुझे क्या करना है, इन 50 में से 5 को अरेंज करना। तो पहला सब जॉब जो मेरा होगा कि क्यों ना पहले मैं इन 50 बच्चों में से 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लूं। ध्यान देना, पहले मैंने काम किया क्या, इन 50 में से 5 बच्चों को सिलेक्ट किया जिनको मुझे यहां पे अरेंज करना था। अब ये करने के बाद सोचो मेरे पास 5 बच्चे आ गए होंगे। अब मेरा काम क्या होगा कि इन 5 बच्चों को मुझे इन 5 जगह पे फिर अरेंज करना होगा। ये चला, तो समझना ये दोनों काम जब मेरे हो जाएंगे तब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचो पहला काम क्या था, इन 50 में से 5 बच्चों को खाली सेलेक्ट करना था, और जब खाली सिलेक्शन की बात हो रही हो तो सीधा हम लोग क्या यूज करेंगे, 50C5। समझ गए। अब सोचो ये जब काम हो चुका होगा उस केस में कंडीशन क्या बनी होगी कि अब तुम्हारे पास 5 बच्चे आ चुके हैं। अब हमें इन 5 बच्चों को क्या था, समझ गए, 5 ही प्लेसेस में अरेंज करना था। और ये हमने अभी भी पढ़ लिया कि 5 ही डिफरेंट चीजों को 5 जगह पर अगर अरेंज करना होगा तो सीधा तुम्हारा कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल। और चूंकि तुम्हारा पूरा काम खत्म कब होता, जब तुम सिलेक्शन भी कर लेते और फिर उनका अरेंजमेंट भी कर देते, इसलिए इनके बीच में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। इसीलिए समझना जो एनपीआर होता था वो सोचो क्या होगा कि एन में से पहले तुम्हें आर बच्चों का सिलेक्शन करना है,
फिर इन 8 चीजों को 8 ही प्लेसेस पे अरेंज करना था। ठीक है, ये 2 स्टेप होते। तो सोचो पहले केस में n में से 8 चीजों को सिलेक्ट करना, तो कितना होता NCR, और फिर इन 8 चीजों को 8 ही प्लेसेस पे अरेंज करना, कितना होता R फैक्टोरियल। और देखो इस चीज को सिंप्लीफाई करो, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। तो ये कितना बन जाता है n फैक्टोरियल अपॉन कितना n माइनस r का कितना फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू कितना NPR। ये फॉर्मूला मैंने पहले बता रखा था शायद से। ठीक है, तो सर ना दोनों में बस डिफरेंस समझने की कोशिश करना काफी जरूरी है। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कभी भी अगर तुम्हें खाली सिलेक्शन की बात अगर उठ रही है तो सीधा एनसीआर का यूज करेंगे, लेकिन कभी भी फिर अगर तुम्हें ऐसा हो रहा है कि तुम्हें सिलेक्शन भी करना है और फाइनली उनको अरेंज भी करना है, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, उस केस में एनपीआर का यूज करेंगे। वैसे मैं जनरली एनपीआर का यूज ना करके सीधा उसको पहले सिलेक्शन करता हूं फिर उनको अरेंज कर देता हूं। वैसे मैं जनरली एनपीआर ना यूज करके एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इसको यूज करता हूं, क्योंकि ये ज्यादा समझ में आ रहा है कि ये चीज क्या लिखी हुई है। समझ गए? मीन्स इतना याद रखो, इफ ओनली सिलेक्शन इज देयर, ओनली सिलेक्शन करना है तो सीधा कितना आएगा एनसीआर। और अगर कभी भी अगर सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट है कि पहले सिलेक्शन करना है फिर उनका अरेंजमेंट करना है, तो उस केस में कितना आएगा एनसीआर इंटू कितना आर फैक्टोरियल। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, देखना थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, देखना। तो सर ना पहले हम लोग बात करते हैं खाली सिलेक्शन के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसे देखना, जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर मान लो एक बैग है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 रेड बॉल्स होते, 4 वाइट बॉल्स होते और 5 ग्रीन बॉल्स होते। तो ना एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स है, 4 वाइट बॉल्स है और 5 ग्रीन बॉल्स है, एंड ऑल बॉल्स आर डिफरेंट, ऑल बॉल्स आर डिफरेंट। मिसल जो रेड कलर के भी जो बॉल्स है वो भी डिफरेंट है, समझ ना, उसमें जैसे कोई बड़ा होगा, कोई ज्यादा बड़ा होगा, कोई और बड़ा होगा, ऐसा होगा। व्हाइट वाले बॉल्स भी आपस में डिफरेंट है, शेड्स में डिफरेंट है, जो भी होगा बस डिफरेंट है। ठीक है, तो सर ना जैसे एक मान लो बैग था, इसमें ये था। अब मान लो क्वेश्चन होता नंबर ऑफ वेज टू साइमल्टेनियसली पिक, साइमल्टेनियसली या सिंपली लिख दिया होगा साइमल्टेनियसली पिकिंग मान लो होता 3 बॉल्स। मान लो क्वेश्चन होता कि तुम कितने डिफरेंट वे से 3 बॉल्स को उठा सकते हो इस बैग में से। ठीक है, और समझ साइमल्टेनियसली का मतलब यह है कि तुमने हाथ डाला, 3 बॉल्स इकट्ठा पकड़े, इकट्ठा उठा ली। समझ गए ना? अगर साइमल्टेनियसली नहीं भी लिखा होता तो भी अंडरस्टूड था कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक एक करके उठाना अगर होता है तो उस केस में लिख देता कि नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग 3 बॉल्स 1 by 1। बट ऐसा अगर कुछ भी नहीं लिखा तो मान के चलेंगे कि जो सिलेक्शन है वो तुम्हारा कैसा है, साइमल्टेनियस सिलेक्शन है, बस तुमने इकट्ठा उठा रहे सब चीजों को। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कितने डिफरेंट तरीके से तुम इसमें से 3 बॉल्स को पिक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं छोटे छोटे से रिस्ट्रिक्शन डाल देता हूं। जैसे पहला अगर मान लो केस होता कि अगर मान लो कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है, मतलब कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो इस केस का आंसर कितना आता। तो समझने की कोशिश करना, पहले तो समझने को हमारा काम क्या है। हमारा काम था इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ साइमल्टेनियसली पिकिंग 3 बॉल्स, या इसी को सोच सकते हो कि इस बैग में से 3 बॉल्स को सेलेक्ट करना, खाली यही हमारा काम है। सोचो, इस बैग में से खाली 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना, बस यही काम था हमारा। तो सोचो नंबर, अगर हमें कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो टोटल इस बैग में कितने बॉल्स थे, 3 4 7 और 5 कितने, 12। तो 12 बॉल्स में से 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना, खाली सिलेक्ट करना है, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा 12C3। तो शायद समझ में आ गया इस चीज का क्यों मैंने दिया। सोचो, मैंने बता दिया कि 12C3 हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब जो चीजें में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सबके सब कैसे हो, डिफरेंट हो। और इसमें दिख रहा है ये तीनों तो आपस में कलर्स में डिफरेंट थे, और जो सेम कलर वाले बॉल्स थे वो भी आपस में डिफरेंट थे। समझ गए? इसमें सारे के सारे डिफरेंट बॉल्स थी, तो सीधा 3 चीजों को सिलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज होते तुम्हारे कितने होते, 12C3 हो जाते। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसी में अगर मैं थोड़ा सा मैं और अगर रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ साइमल्टेनियसली पिकिंग 3 बॉल्स
ठीक है, इन विच ईच कलर इज प्रेजेंट, इन विच ईच कलर इज प्रेजेंट। इसमें कि इस बार हमें बताना है कि ऐसे कितने तरीके हैं इसमें से 3 बॉल्स पिक करने के जिसमें तीनों कलर आ जाए। समझ गए ना? मतलब हमें एक बार ऐसे 3 बॉल्स पिक करने जिसमें तीनों कलर आ जाए, उसके कितने तरीके होंगे। तो ये समझने की कोशिश करना है कि अगर तीनों कलर अगर आने हैं तो पक्का मुझे एक रेड बॉल पिक करनी है, एक व्हाइट बॉल पिक करनी है और एक ग्रीन बॉल पिक करनी है। तो सर 3 रेड बॉल्स में से एक रेड बॉल को पिक करने के नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? 3C1। समझ गए ना? तीनों कलर आने चाहिए, तो पहले मैंने एक रेड बॉल पिक कर ली, फिर मैंने एक व्हाइट बॉल पिक कर ली तो 4C1, फिर मैंने एक ग्रीन बॉल पिक कर ली 5C1। अब सोचो इसके बीच में मल्टीप्लाई आएगा कि प्लस आएगा। तो सोचो हमारा काम क्या था? हमारा काम था नंबर ऑफ वेज, ना ये अभी हमारा अल्टीमेट काम था। हमारा अल्टीमेट क्या? नंबर ऑफ वेज ऑफ साइमल्टेनियसली पिकिंग 3 बॉल्स। तो 3 बॉल्स को पिक करना ये हमारा अल्टीमेट काम था। और सोचो क्या इस चीज को करने से हमारा पूरा काम हो जाता? क्या 3 रेड बॉल में से एक रेड बॉल पिक करने से क्या हमारा पूरा काम हो जाता? नहीं होता। हमारा पूरा काम तब होगा जब हम तीनों बॉल एक एक पिक कर लेंगे, और तीनों बॉल एक एक पिक कर लेंगे, इसलिए बीच में क्या आएगा तुम्हारा? मल्टीप्लाई। इसमें ठीक है, मान लो था नॉट ऑल कलर्स शुड बी प्रेजेंट इन द सिलेक्शन, नॉट ऑल कलर्स शुड बी प्रेजेंट इन द सिलेक्शन। मतलब जो भी हमने सिलेक्शन किया है उसमें से ना सारे कलर्स नहीं होने चाहिए। हाँ, 2 कलर्स हो सकते हैं, सिंगल कलर भी हो सकता है, लेकिन तीनों के तीनों कलर एक साथ ना हो। ठीक है, तो सुना इसको करने के समय ना अब 2 तरीके हैं। 2 तरीके से ना, तो पहला तरीका से ना बता रहा हूं मैं, जो थोड़ा सा लंबा तरीका होगा। फर्स्ट मेथड कि सिंपली क्यों ना मैं केस बना लूं। देखो उसने कहा कि तुम्हें, देखो काम तो तुम्हारा अभी भी है कि तुम्हें इसमें से 3 बॉल से सिलेक्ट करनी है, बट उसने कहा कि इस बार तीनों कलर नहीं आना चाहिए। तो एक तो तरीका ये था कि पहला तरीका कि मैं केस बना लूं। पहला केस कि जो मैं 3 बॉल सिलेक्ट कर रहा हूं वो सबके सब सेम कलर के हों। ऐसा सेम कलर मत समझिए, जैसे रेड 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 सेम कलर के हों। तो सेम कलर के तीनों बॉल्स उठाने के कितने तरीके ये देखते हैं। ये चला पहला हमने केस क्या बनाया कि जो हम 3 बॉल्स उठाए तीनों के तीनों सेम ही कलर के हों। तो सर ना तीनों के तीनों सेम कलर के हों, इसके तरीके कितने होंगे? तो सर ना या तो तीनों के तीनों रेड हो जाए 3C3, या तो तीनों के तीनों व्हाइट हो जाए 4C3, या तो तीनों के तीनों ब्लू हो जाए 5C3। ये चला, या सिंपली सोचो ये उस केस का आंसर है व्हेन ऑल द बॉल्स सिलेक्टेड आर ऑफ सेम कलर। सोचो नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग 3 बॉल्स इन विच ऑल आर ऑफ सेम कलर, उसका सोचो आंसर ये होता 3C3 प्लस 4C3 प्लस 5C3, या तो तीनों रेड या तीनों व्हाइट या तीनों ब्लू। और ये फिल करने की कोशिश करो, बीच में तुम्हारा प्लस आया कि इस बार सोचो ये हमने सोचो 3C3 या तो तीनों रेड या तो तीनों व्हाइट या तो तीनों ब्लू। तो समझे जब भी स्टेटमेंट में या टाइप का आ जाता है या और टाइप का आ जाता है, तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये केसेस ही बना रहे हैं। ये चला, ये भी हमने इनडायरेक्टली केसेस ही बनाए, या तो तीनों रेड हो जाते, या तो तीनों ब्लू व्हाइट हो जाते, या तीनों ब्लू हो जाते। तो ये हमने जो केसेस थे उन केसेस को हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, फाइनली ऐड करना पड़ता है। या तो ऐसे सोचो कि हमने अगर तीनों रेड बॉल्स अगर पिक कर ली होती तो हमारा जो अल्टीमेट काम था 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना वो तो कंप्लीट हो गया था। तीनों अगर व्हाइट बॉल सिलेक्ट कर लेते तो भी हमारा काम कंप्लीट हो रहा था, तीनों अगर ब्लू बॉल सिलेक्ट कर लेते तो भी हमारा काम कंप्लीट हो रहा था। समझ गए? तो ये इनडायरेक्टली हमने कुछ नहीं केसेस बनाए थे, और चूंकि केसेस बनेंगे तो सिंपली ये तुम्हारे क्या होंगे, ऐड होंगे। ये चला, तो ये तो वो केस था, समझ गए ना, जब हमने तीनों बॉल्स जो सिलेक्ट की थी वो सेम कलर की थी। अब दूसरा केस ये होगा, समझ गए ना, ये एक्चुअल में क्वेश्चन में केसेस के अंदर केसेस बने थे ये। ठीक है, दूसरा केस में कह रहा हूं कि 2 बॉल्स सेम कलर की हों और एक डिफरेंट कलर की हों। समझ गए? अब इसके अंदर सोचो फिर केस बनेंगे, या तो जो 2 बॉल्स सेम कलर की वो 2 रेड हो और एक व्हाइट हो, या वो 2 व्हाइट होते एक रेड होते, या वो 2 रेड हो एक ब्लू हो, या वो 2 ब्लू होते एक रेड होते, या वो 2 व्हाइट हो और एक ब्लू, या वो 2 ब्लू होते और एक व्हाइट होता।
है ना, इससे मत जाओ कि क्वेश्चन ये लंबा जा रहा है कैसे, बस ये फील करने की कोशिश करो कि केसेस ऐसे बना सकते थे। अब चूंकि केसेस ऐसे बनते तो सोचो 2 रेड बॉल और 1 व्हाइट बॉल, तो 2 रेड बॉल और 1 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने के तरीके कितने होते? तो सोचो 2 रेड बॉल सेलेक्ट करने कितने होते? 3C2। और एक धन अभी पूरा काम कब होगा? जब 2 रेड बॉल और 1 व्हाइट बॉल तीनों ले लोगे। तो 2 रेड बॉल तुमने ले लिए, अब एक तुम्हारा व्हाइट बॉल लेने के कितने होते? 4C1। और धन तुम्हारा पूरा काम तब होता है जब तुम तीनों ले लेते, इसलिए इसके बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लाई। प्लस 2 व्हाइट बॉल 1 रेड बॉल, तो 4C2 3C1, वापस से मल्टीप्लाई। 2 रेड बॉल 1 ब्लू बॉल, तो 2 रेड बॉल 3C2 1 ब्लू बॉल 5C1। 2 ब्लू बॉल्स और 1 रेड बॉल, तो 2 ब्लू बॉल्स कितने होते? 5C2 1 रेड बॉल 3C1। 2 व्हाइट बॉल 1 ब्लू बॉल 4C2 5C1, या 2 ब्लू बॉल्स 1 व्हाइट बॉल, तो 5C2 4C1। मीन्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में ये हो सकता है कि केसेस बहुत सारे बन जाए, बट स्टिल केसेस तुम्हें बनाने आने चाहिए, इसमें। और फाइनली जो आंसर आएगा हमारा, वो पहले केस का जो आंसर आया वो प्लस जो दूसरे केस का आंसर आया वो इन दोनों का एडिशन होगा। ये समझ में, हमने क्या क्या करा कि हमारा काम क्या था कि सारे कलर्स प्रेजेंट नहीं होने थे, तो हमने केस बना लिए, या तो सिंगल कलर होगा या डबल कलर होगा। अब डबल कलर में इतने केस बन गए, तो इन सब कलर का आंसर निकाल दिए। सर ये थोड़ा पहला तरीका इसका। दूसरा तरीका से ना जो ज्यादा अच्छा होता, देखो टोटल तरीके इसमें बॉल सेलेक्ट करने कितने थे? 12C3, ये टोटल तरीके थे। अब सोचो यार इन टोटल तरीकों में क्या क्या हो रहा होगा। सोचो हमने इन 12 में से कोई भी 3 बॉल अगर उठा लिए तो क्या क्या सिनेरियो बन सकता होगा कि या तो हमने जो तीनों बॉल उठाई होंगी या तो सबके सब सेम कलर के होंगे, या उस सिलेक्शन में 2 कलर मौजूद होंगे, या उस सिलेक्शन में 3 कलर मौजूद होंगे। सोचो इन 3 केसेस के अलावा थोड़ी कुछ हो सकता है। हमने जो इन 12 में से 3 बॉल को सिलेक्ट किया होगा, या तो उसमें तीनों डिफरेंट कलर के होंगे, या तीनों सेम कलर के होंगे, या 2 सेम कलर के होंगे, 1 डिफरेंट कलर का होगा। यही 3 केस हो सकते थे, ठीक है। तो क्यों ना सोचे इसमें से मैं वो वाले केस माइनस कर दूं जो हमें नहीं चाहिए थे। हमें कौन से केस नहीं चाहिए थे? जब तीनों के तीनों डिफरेंट कलर के थे, वो हमें नहीं चाहिए था। सोचो ऑल कलर्स शुड बी प्रेजेंट, सो नॉट ऑल कलर्स शुड बी प्रेजेंट इन द सेम सिलेक्शन। मींस तीनों कलर जब प्रेजेंट थे उसमें, वो केस हमें नहीं चाहिए था। और तीनों कलर्स मौजूद होने वाले के जो नंबर ऑफ केसेस थे, वो नंबर ऑफ वेज थे, वो कितना था? ये था। तो क्यों ना मैं इसको सीधा इसमें से माइनस कर दूं। पिछला कि टोटल में से हमने सिंपली वो केसेस हटा दिए जब हमारे सिलेक्शन में तीनों कलर्स मौजूद थे, तो टोटल माइनस ये कर दोगे तो सिंपली हमारा जो आंसर था वो मिल जाएगा। और इन दोनों का सम करोगे ना तो एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा। करके देख लेना कैलकुलेटर से, ठीक है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो सर ना ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये प्योर सिलेक्शन का था। मीन्स हमें खाली सिलेक्शन से मतलब है, हमें अरेंजमेंट से मतलब नहीं है। बस हमें किससे मतलब था कि बस हमने सिलेक्ट कितनों को किया, उसके नंबर ऑफ वेज किया। तो देखना हमने हमेशा हर जगह सी का यूज किया, कहीं भी फैक्टोरियल टाइप का टर्म नहीं आया, क्योंकि हमें चीजों को अरेंज नहीं करना था, बस हमें सिलेक्शन से मतलब था यहां पे। ये चला। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि तुम बस केसेस बनाने पड़ जाए, तो केसेस बना लो, उन सबका बस इंडिविजुअली फिर आंसर लिख दो, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले देखना, हाँ देखना बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना। 10 person walks into a lift on ground floor of a building having 10 more floors, ठीक है। नंबर ऑफ वेज दे कैन वॉक आउट ऑफ द लिफ्ट, ठीक है। 10 पर्सन क्या करते हैं, एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ते हैं, और उसी बिल्डिंग में 10 और फ्लोर्स है, फर्स्ट से लेके 10 फ्लोर तक, ठीक है। तो हमारा काम क्या, नंबर ऑफ वेज दे ऑल कैन वॉक आउट ऑफ द लिफ्ट। मीन्स कितने डिफरेंट तरीके से वो जो बंदे हैं उस लिफ्ट से बाहर जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब इसी में से ना कुछ हमें रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है। जैसे पहले केस है ना, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मीन्स कोई भी बंदा 10% ज्यादा हो जाएंगे, इसको 6 कर लो, चलो ठीक है, 6% कर लेना इसको, ठीक है। तो पहला अगर मान लो होता नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। इसे देखो कोई क्वेश्चन के ऊपर तो नहीं आएगा,
ठीक है, हाँ सही सब है ना। पहले देखना कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं होता, मीन्स कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है, मीन्स कोई भी बंदा किसी भी फ्लोर पर उतर सकता है और एक ही फ्लोर पे एक से ज्यादा बंदे भी उतर सकते हैं। तो पहले का सोचने की कोशिश करते हैं कि पहले का आंसर क्या आएगा। तो सर ना इससे पहले हमें ये सुनने की कोशिश करो कि इसमें हमारा काम क्या है। हमारा काम ये था कि ये जो 6 बंदे इस लिफ्ट के अंदर गए हैं, वो 6 बंदे कितने डिफरेंट तरीके से इस लिफ्ट से बाहर जा सकते हैं। मीन्स हमारा काम क्या है, उन बंदों को लिफ्ट से बाहर निकालना। जब 6 के 6 बंदे उस लिफ्ट से बाहर निकल जाएंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसी काम को सोचो मैं तोड़ देता हूं कि पहले मैंने पर्सन 1 को बाहर निकाला, वो किस फ्लोर में निकलेगा, फिर मैंने पर्सन 2 को बाहर निकाला, फिर पर्सन 3 को, एंड सो ऑन करते करते पर्सन 6 को। जब 6 के 6 पर्सन हमारे उस लिफ्ट से बाहर निकल जाएंगे तो तुम्हारा पूरा काम कंप्लीट हो जाता। ये समझ में आया? हमारा काम क्या था, पर्सन को लिफ्ट से बाहर निकालना। अब देखते हैं, तो देखते हैं पहले पर्सन को लिफ्ट से बाहर निकालने के कितने तरीके थे। तो देखो पहले फ्लोर पे भी निकल सकता था, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, 10वें पे भी। तो पहले पर्सन को लिफ्ट से बाहर निकालने के तरीके थे 10, दूसरे पर्सन को भी लिफ्ट से बाहर निकालने कितने थे 10, तीसरे को भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, सबके 10 थे। तो ये कितना आता 10 की पावर 6। ये चला कि हमें पर्सन्स को बाहर निकालने थे, तो हर एक पर्सन को इंडिविजुअली बाहर निकाल दिया, तो इसको निकालने के 10, इसके भी 10। और सोचो ये किस फ्लोर में निकला होगा, वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके कितने चांसेस हैं। ये चलता है ना, ये किसी फ्लोर पे निकले उससे क्या फर्क पड़ता है, इसके चांस अभी भी 10 ही होंगे। ये हमारा इसका आंसर 6 की पावर 10 नहीं आएगा अगर किसी का आया होगा तो। ठीक है ना, सोचो इस चीज का। पहला आया, अगला देखना, ऑल पर्सन शुड वॉक आउट ऑन द सेम फ्लोर। तो सारे के सारे पर्सन्स को सेम फ्लोर पे ही बाहर निकलना है। देखो अभी भी हमारा अल्टीमेट काम तो क्या है कि हमें सारे पर्सन्स को उस लिफ्ट से बाहर निकालना है, ये हमारा अल्टीमेट काम था। अब इसमें इसने रिस्ट्रिक्शन क्या दे दिया कि सारे पर्सन्स सेम फ्लोर पे निकलेंगे। अब इसके तरीके कितने हैं, मैं सारे पर्सन सेम फ्लोर पे ही उतरे, उसके कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो देखो या तो सारे के सारे पर्सन, ध्यान देना, या तो सारे के सारे पर्सन फर्स्ट फ्लोर पे निकल जाते, एक तरीका, या तो सारे के सारे पर्सन सेकंड फ्लोर पे निकल जाते, दूसरा तरीका, या तो सारे के सारे पर्सन तीसरे पे निकल जाते, एंड सो ऑन करते करते या तो सारे के सारे पर्सन 10वें फ्लोर पे निकल जाते। मींस टोटल इस चीज के होने के टोटल सोचो 10 तरीके थे। ये चला स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना। या जब भी या टाइप का टर्म आता है ना, मैं समझ लो हम केसेस बना रहे हैं और जितने भी या वाले टर्म्स है वो सबके आंसर ऐड होंगे। तो या तो सबके सब फर्स्ट में उतरते, या तो सबके सब सेकंड में उतरते। ये चल रहा है, इसलिए इसमें तुम्हारे कितने केस बन गए 10, और 10 के 10 तुम्हारे क्या होंगे, ऐड होंगे। सोचो ना, सही दी बात है, यही तो हो सकता है। ठीक है, जैसे तुम और मान लो तुम्हारे 9 दोस्त थे, तुम किसी बिल्डिंग में चले गए, तुम कितने डिफरेंट तरीके से सबके सब एक ही फ्लोर में उतर सकते हो। या तो एक तरीका जब सबके सब फर्स्ट फ्लोर पर उतर जाते, या सबके सब सेकंड पे, एंड सो ऑन। ठीक है, अगले ना, नो टू पर्सन वॉक्स आउट ऑन द सेम फ्लोर। मीन्स कोई भी 2 बंदे सेम फ्लोर पे नहीं उतरने चाहिए। या इसी को मैं ये कहूं कि सबके सब बंदे, जितने भी बंदे थे, सबके सब डिफरेंट फ्लोर्स पे उतरे होंगे। ये चला, अब इसको करने के वापस से 2 तरीके हैं। देखो हमारा काम अभी भी क्या था, पर्सन्स को उतारना। तो क्यों ना पहले हम पर्सन 1 को उतारता हूं, फिर पर्सन 2 को, फिर पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6। तो पर्सन 1 को उतारने के कितने तरीके थे, 10 तरीके। समझ गए? अब चूंकि सबको डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे उतरना था, तो दूसरे पर्सन को उतारने के तरीके थे 9 तरीके, तीसरे को उतारने के तरीके थे 8, इसको 7, इसको 6, इसको 5। और ये सोचो कुछ और नहीं, ये लिख रखा अपना 10c5 इंटू 5 फैक्टोरियल। सोचो, इसको खोलो, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये कटेगा, 10 फैक्टोरियल में 1 से लेके 5 तक ये वाले काट देगा, तो यही तो बचेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5। और सोचो ये कुछ फील आ रही है। सोचो मुझे क्या करना था, मुझे सोचो 6 लोगों को 10 जगह पर उतारना था। समझ गए ना, 6 लोग थे और 10 फ्लोर से, तो मुझे क्या करना था, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पर उतारना था। ठीक है, ये तो तरीका समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका सुना, तो सोचो इन 6 लोगों को मुझे 6 डिफरेंट फ्लोर्स पर उतारना था। लेकिन सुना इस बार सोचो जो हमारे नंबर ऑफ फ्लोर्स थे वो 10 थे। याद होगा हमने एन फैक्टोरियल कब आता था, जब जितने लोग होते थे उतनी जगह होती थी, तो सीधा एन फैक्टोरियल आता था। तो ये वो वाला केस हो गया जब नंबर ऑफ प्लेसेस ज्यादा है, पर्सन्स कम है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो सोचो 6 लोग थे, 10 जगह थी,
तो देखो इन 6 लोगों को अगर हमें इन 10 जगह पे डिफरेंट जगह पे अगर बिठाने थे तो क्यों ना पहले मैं इन 10 जगह में से क्यों ना मैं 6 जगह चूज कर लूं जिन पे ये 6 लोग बैठेंगे। समझे? पहले मैं क्या कर रहा हूं, 10 फ्लोर्स में से ध्यान देना 6 फ्लोर्स का मैं सिलेक्शन कर ले रहा हूं। ठीक है, ऑब्वियसली सबको डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पर उतरना था, तो पहले मैंने क्या किया, इन 10 फ्लोर में से किन्हीं भी 6 फ्लोर्स का सिलेक्शन कर लिया जिन पे इन लोगों को मुझे उतारना था। तो उसके तरीके कितने होते, 10C6, सॉरी 6 लोग थे 5 लोग थे, एक मिनट, ये 10C4 होगा, ये 10C6 इंटू 6 फैक्टर। ठीक है ना, देखो 10C6 इंटू 6 फैक्टर होता तभी ये कितना बनेगा 4, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाता तो 10 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल वो इसके बराबर आता। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, 10 फ्लोर में से 6 फ्लोर को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ध्यान देना अभी बस मैंने सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया पहला फ्लोर, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और एक 10वां, ये मैंने 6 फ्लोर सिलेक्ट कर लिए। अब इन पे क्या होगा, फिक्स हो गया कि मुझे इन 6 बंदों को इन्हीं 6 फ्लोर्स पे ही उतारना है, तो ये तो फिक्स हो गया। लेकिन सोचो अब हमने जो फ्लोर सिलेक्ट किए थे, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 10वां, इन फ्लोर्स पे मुझे उतारना था, लेकिन सोचो अब मुझे ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन किस फ्लोर में उतरेगा। ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि इन फ्लोर्स में मुझे इन 6 बंदों को उतारना था। अब इसमें भी मुद्दा ये उठेगा कि पर्सन 1 कहां जाएगा, पर्सन 2 कहां जाएगा, पर्सन 3 कहां जाएगा, पर्सन 4 कहां जाएगा, पर्सन 5 कहां जाएगा, पर्सन 6 कहां जाएगा। तो जब हमें इससे ही फर्क पड़ जाएगा, मिस या तो ये सोचने की कोशिश करो कि अब इन 6 जो लोग थे उनको इन 6 फ्लोर्स पे उतारने के जो नंबर ऑफ वेज होते वो कितने होते, 6 फैक्टोरियल। और हमारा पूरा काम तब होता जब मैं फ्लोर्स का सिलेक्ट करके उन बंदों को असाइन कर देता कि पर्सन 1 तुम यहां जाओगे, पर्सन 2 यहां, पर्सन 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां, 6 यहां, तब जाकर तुम्हारा पूरा काम कंप्लीट होता। इसलिए बीच में क्या आया, मल्टीप्लाई। ये थोड़ा समझने की कोशिश करो कि इसमें हमने क्या किया, 2 स्टेप प्रोसेस रखा कि इस बार लोग कम थे, जगह ज्यादा थी, तो मैंने लोगों के बराबर जगह चूज कर ली, तो 10 ज्यादा जगह थे तो मैंने 6 जगह चूज कर ली जिन पर उन 6 जगह को भेजना था। अब वो 6 जगह चूज करने के बाद मुझे अब ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो 6 थे वो उन 6 जगह पे कैसे अरेंज हो गए, तो इसलिए एक 6 फैक्टोरियल वाला टर्म भी आता। समझ गए? तो या तो ये आना चाहिए या ये समझ आना चाहिए, वैसे दोनों ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? वैसे हम लोग कैसे करेंगे इसका भी हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये आ गया होगा। अगले लिखना, P1, P2, P3 should go to the same floor। ध्यान देना P1, P2, P3, देखो सर ना, वापस से तुम्हारा अल्टीमेट काम अभी भी ये है कि तुम्हें 10 के 10 को लिफ्ट से बाहर निकालना है। उसमें एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इस बार इन तीनों को समझना सेम फ्लोर पे उतरना था। समझ गए? तो सर ना वापस से वही चीज, जो चीज पहले दिक्कत दे रही हो या जिस चीज में कुछ कंडीशन हो, पहले उस चीज को कंप्लीट कर लो। तो देखते हैं P1, P2, P3 को हमें सेम फ्लोर पर उतारना है। तो देखो P1, P2, P3 को सेम फ्लोर पर उतारने के कितने तरीके होते, या तो P1, P2, P3 तीनों के तीनों फर्स्ट फ्लोर पर उतर जाते, या सेकंड पे, या थर्ड पे। तो सोचो P1, P2, P3 को सेम फ्लोर पर उतारने के तरीके 10 होते। ये सबको सेम फ्लोर पर उतारने के तरीके कितने होते, 10 होते। इसमें लेकिन समझना तुम्हारा काम यहां पे खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा अल्टीमेट जॉब अभी भी क्या था कि तुम्हें सबको लिफ्ट से बाहर निकालना था। ये तो तुमने खाली P1, P2, P3 का सोचा कि सेम फ्लोर पर उतरने के उसको 10 थे, बट बाकी 7 के साथ अभी भी लिफ्ट में है। ये चला, तो तुम्हारा काम तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक तुम अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं कर लेते, मींस बाकी 7 को भी लिफ्ट से बाहर नहीं निकाल देते। और सोचो बाकी 7 में यहां पे कोई भी कंडीशन नहीं दी है कि बाकी 7, सोचो कोई भी कंडीशन नहीं है, मींस बाकी 7 कहीं भी उतर सकते थे। तो बाकी 7 की, सॉरी 7 कह रहा हूं, सोचो बाकी 3 बचे, जो 6 लोग थे ना, तो 3 तो ये हो गए, तीनों ये तुम्हारे सेम फ्लोर पर उतरने के 10 तरीके थे। अब जो बाकी 3 लोग होंगे उनको भी तो तुम्हें उतारना था, तो जो चौथा पर्सन, पांचवा पर्सन और जो छठवां पर्सन होगा उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो वो कहीं भी उतर सकते थे। तो जो पर्सन 4 होगा उसके पास उतरने के कितने ऑप्शन है, 10 फ्लोर में से भाई वो कहीं भी उतर जाए। पांचवा पर्सन है वो भी 10 फ्लोर में से कहीं भी उतर जाए। जो छठवां पर्सन था वो भी 10 फ्लोर में से कहीं भी उतर जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो इस वाले पार्ट का आंसर तुम्हारा कितना आता, 10 की पावर 4 आता। ये चला, तुम्हारा पूरा काम जब तक नहीं हो जाता तब तक तुम मल्टीप्लाई करते रहोगे। ये चला, ठीक है, ऑल वर्क्स आउट ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, अगले लिखना,
नो वन वॉन्ट्स टू गो टू द फर्स्ट 5 फ्लोर्स। कोई भी बंदा पहले 5 फ्लोर्स में जाना नहीं चाहता, मीन्स सबके सब 6th फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक ही जाना चाहते हैं। ये समझ में आ गया? तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें से ना देखो, तो वापस से देखते हैं पर्सन 1 को उतारने के कितने तरीके थे। तो पर्सन 1 को उतारने के देखो, फर्स्ट 5 फ्लोर में कोई भी जान नहीं चाहता, तो इसके पास भी या तो 6th वाला या 7th या 8th या 9th या 10th, इसके पास कितने ऑप्शन होते हैं? 5। पर्सन 2 के पास भी कितने ऑप्शन होते हैं? 5। ध्यान देना, और कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पर्सन 3 के पास भी 5, सबके पास 5, तो 5 5 5 5 6 बार, तो कितना आता? 5 की पावर 6। समझ गए? एग्जैक्टली 2 पर्सन शुड वॉक आउट ऑन द 10th फ्लोर। ध्यान देना, एग्जैक्टली 2 बंदे 10वें फ्लोर पे उतरने चाहिए। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या करते हैं। तो वापस से जो चीज पहले समझ, जो कंडीशन है या जो समझ रिस्ट्रिक्शन है, पहले उसको कंप्लीट करो कि 10वें फ्लोर पे 2 बंदे उतरने चाहिए थे। तो क्या करो, 10वें फ्लोर पे 2 बंदों को उतार दो। लेकिन फिर क्वेश्चन उठेगा कि कौन से 2 बंदे को 10 फ्लोर पे उतारेंगे। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई कौन से वो 2 बंदे होंगे जिनको मैं 10वें फ्लोर पे उतारूंगा। तो पहले मैंने देखा कि जो 6 बंदे थे उनमें से मैंने 2 बंदे सिलेक्ट किए, 6C2। समझ गए कि भाई तुम दोनों 10वें फ्लोर पे जाओगे। तो 6C2 क्या, इनको मैंने 10वें फ्लोर पे भेज दिया। अब सोचिए तुम्हारा काम हो गया पूरा। ना पूरा काम नहीं हुआ, अभी भी तुम्हें बाकी 4 बंदों को भी फ्लोर पे उतारना था, और सिर्फ बाकी 4 के साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। बस एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन थी कि वो 10वें फ्लोर में नहीं जा सकते। कि सोचो क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्टली 2 पर्सन शुड वॉक आउट ऑन द 10th फ्लोर। तो 2 पर्सन जो 10th फ्लोर पे जाने थे वो तो हमने पहले सिलेक्ट कर लिए, इनको हमने 10वें फ्लोर पे भेज दिया। तो जो बाकी जो 4 पर्सन होंगे इनके अलावा, उनको पक्का है फर्स्ट से लेकर 9th फ्लोर पे ही उतरना पड़ेगा। तो सोचो जो बाकी जो 4 बंदे बचे हैं, तो जो उनके पास कितने ऑप्शन बचेंगे? तो जो पहला बंदा बचा होगा उसके पास 9 ऑप्शन बचते, उसके अगले के पास भी 9, फिर 9, फिर 9, तो बाकी 4 के पास सोचो 9 ऑप्शन बचते। और अब सोचो सबके सब उतर जाते, तो इस वाले केस का आंसर कितना आता? 6C2 इंटू 9 की पावर 4। ना कि ये जो 6 में से 2 बंदे हमने चूज किए, इनके पास सोचो एक ही ऑप्शन था कि उसको 10वें फ्लोर पे ही उतरना था। तो इन 2 के पास एक एक ऑप्शन, बाकी 4 के पास 9 ऑप्शन। ठीक है, ये आया थोड़ा बहुत? ठीक है, उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, अभी आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखना, इसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और थोड़ा गंदा भी होगा, तो देखना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 6 पर्सन हमारे पास P1 से लेकर P6 आर टू बी सीटेड ऑन अ रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 8 सीट्स। और वो जो 8 सीट्स हैं कुछ ऐसी हैं, 4 इधर 4 इधर। समझ गए ना, ये इसको फेस कर रहे हैं, ये इसको फेस कर रहे हैं, ये सीट्स ऐसी हैं। समझ गए ना, 4 इधर और 4 उससे उनके जस्ट सामने, एक दूसरे को फेसिंग है ये। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड। इन 6 पर्सन को मैं इन 8 जगह पे बिठाना था, तो इसके कितने डिफरेंट तरीके होंगे हमें ये पता करना था। तो पहला केस है ना, क्या था? नो रिस्ट्रिक्शन। ऑब्वियसली बात है, एक सीट पे एक ही बंदा बैठेगा, एक के ऊपर एक नहीं बैठेंगे ना। तो सर पहले केस में क्या है? नो रिस्ट्रिक्शन। वापस से करने के लिए एक तरीका, 2 तरीके होंगे मतलब हमारे पास। पहला तरीका नॉर्मल वाला देखते हैं। हमारा काम क्या है? पर्सन्स को सीट्स पे बिठाना, ना कि सीट्स को फिल करना। ऑब्वियस बात है, इसमें 2 सीट्स खाली बच जाएंगी, नंबर ऑफ सीट्स 2 ज्यादा है पर्सन से। तो हमारा काम क्या था? पर्सन्स को बिठाना। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक एक करके पर्सन्स को लाता जाता हूं और उनको बिठाते जाता हूं। तो देखो पहला पर्सन आएगा, पहला पर्सन आया, उसके पास कितने ऑप्शन थे? 8। दूसरा पर्सन आया, उसके पास कितने ऑप्शन थे? 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। समझ गए? यहां तक आया सबको समझ में? तो इसका आंसर ये होता। या इसी को करने का दूसरा तरीका कि हमारे पास पर्सन्स ज्यादा है, प्लेसेस कम है, तो पहले क्यों ना मैं ये देख लूं कि इन 8 में से कौन से 6 सीट्स मैं ऑक्यूपाइड करवाना चाहता हूं। तो पहले तो मैंने क्या किया, इन 8 में से 6 सीट्स जिसमें मुझे इन 6 लोगों को बिठाना है, पहले तो मैंने वो सिलेक्ट कर ली। ध्यान देना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हैं। तो पहले मैं गया, मैंने कहा कि भाई पहले मैं इन 6 पे लोगों को बिठाऊंगा, तो मैंने वो 6 सीट सिलेक्ट करके अलग कर लिए। ध्यान, अभी मेरा पूरा काम नहीं हुआ, मैंने अभी खाली सीट्स को सिलेक्ट किया है। अब मेरा काम ये बचा कि इन 6 लोगों को इन 6 सीट्स पे बिठाना भी था। तो और अब अच्छी बात क्या है, 6 लोग थे और 6 ही जगह थी, तो इन 6 लोगों को इन 6 सीट्स पे बिठाने के जो तरीके होते वो कितने होते? 6 फैक्टोरियल। तो ये जो हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है समझना, कि पहले हमने सिलेक्शन किया,
फिर उन लोगों को उसमें बिठा दिया, या ठीक है। पहले में तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। अगले लिखते हैं, रो 1 शुड बी फुली ऑक्यूपाइड। ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो ये क्या कह रहा है कि जो रो 1 है भाई, इसमें पूरी सीट्स ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। ऐसे अब कितने तरीके होंगे, ठीक है। तो सर ना इसको करने के लिए देखो, अब ध्यान, पीएनसी के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको करने के सर ना बहुत तरीके होते हैं। मैं हो सकता है कुछ अलग तरीके से सोचूं, या मैं पहले क्वेश्चन को अलग तरीके से अप्रोच करूं, तुम हो सकता है उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करो। ऐसा बहुत बार होगा। तो उसको सबसे अच्छा तरीका है पता करने का कि तुम्हारा तरीका सही है या नहीं, कि तुम अपने तरीके से आंसर निकालो। मैं यहां पे आंसर निकाल रहा हूं, और अगर दोनों का आंसर मैच कर गया तो 95% चांसेस ये हैं कि तुमने भी जो सोचा वो सही सोचा होगा। बाकी अगर कंफ्यूजन लग रहा हो तो डिस्कशन होगा, जब उस टाइम मेरे से पूछना, सर मैंने ऐसे किया तो क्या ये करना सही था या नहीं था, ठीक है ना। तो सर ना इसमें क्या था, रो 1 शुड बी फुली ऑक्यूपाइड। तो मैं इसमें एक दो तरीके बता रहा हूं जो सोचने का तरीका होता। तो सर ना ये फील करने की कोशिश करो कि मुझे इन 6 पर्सन्स को बिठाने के लिए बेसिकली सोचो मुझे 6 सीट्स की जरूरत थी। ये फील आता है कि 6 पर्सन्स को बिठाने के लिए मुझे इनमें से 6 सीट्स की जरूरत थी, और सोचो इसने ये कंफर्म कर दिया कि मुझे ये 4 सीट्स में तो बिठाना ही बिठाना है। तो देखो क्यों ना पहले मैं वापस से वही काम कर रहा हूं, पहले मैं सीट्स का सिलेक्शन करूंगा। तो पहले मैं 6 सीट्स ले आऊं, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन 6 को उन 6 सीट्स पे बिठा दूंगा। तो मुझे 6 सीट चाहिए थी, उसमें से ये कंफर्म था कि ये 4 तो भाई उसमें होनी ही होनी थी। तो बस मुझे यही तो सोचना है कि बाकी इन 4 में से कौन सी 2 सीट होंगी। देखो 4 सीट्स मुझे मिल चुकी है, मुझे 2 और सीट चाहिए, और वो भी किन में से, इन 4 में से। तो इन 4 में से मैं क्या करता हूं, 2 सीट्स और सिलेक्ट कर लेता हूं। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने क्या करा, इन 4 में से 2 सीट सिलेक्ट कर लिए। तो सोचो अब मेरे पास टोटल 6 सीट्स हो चुकी हैं, 4 ये वाली और 2 जो मैंने इसमें सिलेक्ट किए वो वाली। तो मान लो ये वाली और ये वाली करी होती। तो अब सोचो तुम्हारे पास क्या सिनेरियो है कि तुम्हारे पास 6 सीट्स हैं, 6 लोग हैं, तो सीधा इनको बिठाने का 6 फैक्टोरियल। समझ गए। या इसी को करने का एक और तरीका भी होता, बहुत तरीके होंगे, जैसे कि मैं बता रहा था कि हमें क्या करना था, समझना, हमें इस रो को फुली ऑक्यूपाइड करवाना था, ध्यान देना। तो पहले मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, पहले क्यों ना मैं इस पूरे रो को फिल कर देता हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे रो को फिल कर देता हूं। तो सोचो इस रो को फिल करने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए, बट मेरे पास कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो पहले तो मैं ये सोचता हूं कि भाई इन 6 में से वो कौन से 4 होंगे जो इन 4 जगह पे बैठेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, इन 6 में से कुछ 4 लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूं। समझ गया। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं इस रो को फिल कर रहा हूं। तो पहले मैंने देखा कि इन 6 में से वो कौन से 4 थे जिसको मुझे इन 4 जगह पे बिठाना था, मैंने वो सिलेक्ट किया। तो ध्यान देना, अभी मैंने खाली पर्सन्स को सिलेक्ट किया है कि कौन से 4 यहां बैठेंगे। अब मैं क्या करता हूं, जो 4 मैंने सिलेक्ट किए उन 4 को मैं इन 4 जगह पे बिठा भी देता हूं। तो 4 लोगों को 4 जगह पे बिठाना था, तो कितना आता, 4 फैक्टोरियल। समझ गए। बट समझना, अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ। पूरा काम कब होगा, जब हम सबको बिठा देंगे। तो अब हमने 4 लोगों को तो बिठा दिया, बचे 2 लोग। अब उन 2 लोगों को मुझे इन 4 जगह पे बिठाना था, तो वापस से 2 लोगों को 4 जगह पे बिठाना है। तो पहले क्यों ना मैं इन 4 जगह में से 2 जगह ले लूं, और फिर उन 2 लोगों को इन 2 जगह पे बिठा दूं। और जब तक तुम्हारा पूरा काम नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते रहोगे। और ध्यान देना, ये दोनों आंसर सेम होंगे। देखना ये कितना लिख रखा है, 6 × 6 फैक्टोरियल, 4 × 6 होता है 64। ये कितना होता है, 20, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, 4 × 2 कितना होगा, 6 × 2 फैक्टोरियल। और 20 को मैं लिख दूं 5 × 4, तो 5 × 4। देखो 4 फैक्टोरियल, 5, 6, ये तीनों मिलकर क्या लाएंगे, 6 फैक्टोरियल। और 4 × 2, 4 × 2, 64, 64 20 होता है ना, नहीं 62 15 होता, सॉरी 62 15 होता, सॉरी। 3 × 2 तो कितना आ जाएगा, 6। देखो आंसर हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये समझ में आया कि प्रोसेस तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने जैसे पहले क्या किया, पहले 6 सीट्स ली, फिर इन 6 को बिठा दिया। फिर मैंने क्या किया, पहले समझ गए ना, पहले इस रो को फिल करा, फिर मैंने बाकी 2 को बिठा दिया। तुम हो सकता है कुछ और सोचते, ठीक है ना, कि तुम हो सकता है पहले ये सोचते क्यों ना बाकी जो 2 बंदे हैं, पहले मैं 2 बंदों को इन 4 में से कहीं भी बिठा देता हूं। तुम ऐसे सोच सकते थे, तो 4C2 लेते, 2 फैक्टोरियल लेते, फिर जो बाकी 4 थे उनको सीधे इन 4 में बिठा देते, 4 फैक्टोरियल सीधा। ठीक है, प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, फाइनली आंसर लेकिन सेम आना चाहिए।
ठीक है। जैसे अगला देखना, एग्जैक्टली 3 पर्सन इन ईच रो, हर रो में एग्जैक्टली 3 पर्सन होने चाहिए, ये देखना। अच्छा जैसे ना, इसके लिए पहले एक प्रोसेस सोचो, प्रोसेस क्या करोगे। तो मुझे 3 बंदे इस रो में बैठाना है, 3 बंदे इस रो वाले रो में बैठाना है। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, रो 1 में 3 बंदों को बिठा देता हूं, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूं, रो 1 में मैं 3 बंदों को बिठा देता हूं। अब जरा सोचो क्वेश्चन, अब तुम्हारा काम क्या कि तुम्हें इस वाले रो में 3 बंदों को बिठाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या उठेगा, पहला क्वेश्चन ये तो उठेगा कि भाई इन 6 में से वो कौन से 3 बंदे होंगे जिनको मैं इस वाले रो में बिठाऊंगा। तो पहले मैंने क्या किया, इन 6 में से 3 बंदों को अलग कर लिया कि भाई तुम 3 जो हो जो तुम इस रो में बैठोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास सिनेरियो क्या बन गया कि तुम्हारे पास 3 लोग हैं, तुम्हें इनको इन 4 जगह पे में से किन्हीं 3 जगह पे बिठाना है। तो फिर सोचो क्वेश्चन क्या उठा कि अब इन 3 को अगर मुझे इन 4 जगह पर अगर बिठाना था, तो क्वेश्चन उठता है कि इन 4 में से कौन से 3 जगह पे उनको बिठाएंगे। ये चला, तो इन 4 में से कौन से 3 जगह पे बिठाना है। तो फिर क्वेश्चन उठेगा कि 4C3। अब इन 4 में से मैं क्या करता हूं, 3 जगह को सिलेक्ट कर लेता हूं कि भाई मैं वो जो 3 बंदे होंगे, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा और एक यहां बैठेगा। तो मेरे पास 3 पर्सन हो गए, 3 मैंने सीट्स ही सिलेक्ट कर ली। लेकिन ध्यान देना, अब मुझे इन 3 को इन 3 जगह पर बिठाना भी था। तो इन 3 लोगों को इन 3 जगह पर बिठाने के कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। ये चला, ध्यान, पूरा काम नहीं हुआ, अभी बस हमने 3 बंदों को बिठाया। अब जो बचे 3 होंगे, अब ध्यान, बचे 3 को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो 6 में से तुमने 3 बंदे सिलेक्ट कर लिए, तो जो बचे 3 होंगे वही तो 3 होंगे। तो 3C3 करो या तो सीधा सीधा। जो बाकी बचे 3 है वो कंफर्म में इन 4 जगह पे बैठेंगे, मतलब इन 4 में से किसी 3 जगह बैठेंगे। तो वापस से क्वेश्चन उठेगा कि उन 3 को इन 4 में से कौन से 3 जगह पे बैठना था। तो वापस से कितना होगा, 4C3। अब मान लो हमने सिलेक्ट कर लिया, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा। तब उन 3 को इन 3 जगह पे बिठा भी दो, तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। तीसरा एक तरीका सोचने का ये हो सकता था, और भी सोच सकते थे। सोचो, या तो मैं इसको ऐसे सोचूं कि देखो मुझे यहां पे 3 बंदे बिठाना है, यहां पे 3 बंदे बिठाना है, तो क्यों ना मैं इन 4 में से 3 सीट सेलेक्ट कर लूं, 4C3। इन 4 में से 3 सीट सेलेक्ट कर लूं, 4C3। पिछला ये तो कंफर्म था ना कि मुझे बेसिकली इन 4 में से किन्हीं 3 पे बिठाना था, इन 4 में से किसी 3 पे बिठाना था। तो इस 4 में कौन से 3 हो गए, इस 4 में कौन से 3 हो गए, वो मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब सोचो तुम्हारे पास सिनेरियो क्या है कि तुम्हारे पास 6 सीट्स आ चुकी हैं और 6 लोग आ चुके हैं। अब कोई भी बंदा इन 6 में कहीं बैठ जाए, तो ये इन 6 में से कोई भी बैठ जाए, तो सीधा कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल। ये समझ में आया, ठीक है। तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, कि तुम जो चीज सोच रहे हो वो चीज के नंबर ऑफ वेज लिखते चलो और मल्टीप्लाई करते चलो। उम्मीद है थोड़ा बताया होगा। अगला देखते हैं, ऑल कॉर्नर प्लेसेस शुड बी फिल्ड, कि सारे कॉर्नर प्लेसेस फिल्ड होनी चाहिए। तो वापस से करने के बहुत तरीके हैं। मीन्स कॉर्नर प्लेस समझ गए ना, एक कॉर्नर प्लेस ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, 4 कॉर्नर प्लेसेस थे। मीन्स ये चारों तो फिल होनी ही होनी चाहिए। तो देखो टोटल मुझे 6 लोग थे, तो 6 लोग को बिठाने के लिए 6 जगह चाहिए, 4 जगह तो ये फिक्स हो ही गई। बाकी इन 4 में से कौन सी 2 जगह पे बिठाना है, बस वो और सोच लूं, तो कितना आएगा, 4C2। बाकी 4 में से 2 जगह और सिलेक्ट कर ली, तो 4 ये कॉर्नर वाली, 2 मैंने और सिलेक्ट कर ली। अब इन 6 जगह पे 6 लोगों को बिठाना है, तो सीधा कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल। ये चला, ठीक है, यहां तक आया। अगले था, P1 एंड P2 शुड सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट में समझ गए ना, बगल बगल में, ये आमने सामने, ये बगल बगल नहीं है, ये आमने सामने, ये दोनों बगल बगल में, ये दोनों आपस में बगल बगल में। तो हमारा काम क्या था, P1 एंड P2 शुड सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अब देखते हैं इसका कैसे करेंगे। तो सर ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, P1 और P2 को बिठा देते हैं, ठीक है। तो P1 और P2 को बिठाने जाएंगे एडजेसेंट, तो पहला क्वेश्चन क्या उठेगा कि भाई उनको एडजेसेंट बिठाना है तो कहां पे बिठाएं, या उनको एडजेसेंट बिठाने के तरीके हैं कितने। तो पहले तो ये सोचो इसमें एडजेसेंट सीट्स कौन कौन सी होंगी। तो देखो एक एडजेसेंट सीट है इन दोनों का पैर, देखो इन दोनों का पैर, ये एक एडजेसेंट सीट है, इन दोनों का पैर, ये एक एडजेसेंट सीट का तरीका हो सकता है। या P1 P2 को यहां पे बिठा सकते हैं इन दोनों जगह पे, या इन दोनों जगह पे, या इन दोनों जगह पे, या इन दोनों जगह पे।
तो सोचो P1 P2 को एडजेसेंट बैठने के 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 तरीके थे। तो क्वेश्चन उठता है कि P1 P2 इन 6 में से कौन सा तरीका अपनाएंगे बैठने के लिए। पिछला 61 क्या किया कि P1 P2 को एडजेसेंट बैठाना था। अब P1 P2 को एडजेसेंट बैठाने के 6 तरीके थे, समझ गए। तो अब मान लो P1 P2 ने इन 6 में से कोई भी एक तरीका सिलेक्ट कर लिया कि भाई उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम इस पे और इस पे एडजेसेंट बैठेंगे। सर 6 तरीके थे, उसमें से उन्होंने कोई भी एक तरीका चूज कर लिया 61 से। इतना आ गया। अब धंधना ये अभी हमने P1 P2 के लिए 2 जगह सिलेक्ट करी है। अब हमें P1 P2 को यहां बिठाना भी पड़ेगा, समझ गए ना। पहले हम गए, हमने डिसाइड किया कि P1 P2 को इन 6 में से कौन से, तो हमने डिसाइड किया P1 P2 भाई इन दोनों जगह पे बैठेंगे। अब फिर क्वेश्चन उठेगा भाई P1 यहां P2 यहां या P2 यहां P1 यहां। ये सोचो P1 P2 को इन 2 जगह पे बिठाने पे, 2 लोगों को 2 जगह पे बिठाने के हमें 2 फैक्टोरियल और करने पड़ेंगे। अब जाके सर ना P1 P2 एडजेसेंट बैठ चुके हैं, लेकिन अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ। हमारा पूरा काम कब होगा, जब हम सबको बिठा देंगे। तब हमें बाकी 4 को भी बिठाना था। अब बाकी 4 के लिए बचे सीट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 6 सीट से। तो 4 लोगों को 6 सीट से बिठाना है। तो पहले 6 में से मैं 4 सीट सिलेक्ट कर लूं और फिर उन 4 सीट्स पे उन 4 लोगों को बिठा दूं। यस में कुछ आया, ठीक है। चलो अगले लिखना, P1 P2 शुड नॉट सिट ऑन द सेम रो। P1 और P2 दोनों साना सेम रो में नहीं बैठने चाहिए। इसके कितने तरीके होंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए वापस मैं वही करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, P1 को और P2 को अलग अलग रो में बिठा देता हूं, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, P1 को बिठा देता हूं। तो सर P1 को बिठाने के तरीके कितने होंगे, तो देखो P1 को बिठाने के, देखो सर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो पहला P1 आया, उसको हमने बैठने का बोले तुम कहीं भी जाके बैठ जाओ। देखो P1 को बैठने के तरीके होते हैं, या तो यहां बैठता है या यहां 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 यहां। तो P1 को बैठने के तरीके कितने होते, 8। पिछला अब मान लो P1 कहीं भी जाके बैठ गया, मान लो यहां बैठ गया P1 जाके। अब P2 को बुलाते हैं, P2 पे अब तुम जाके बैठ जाओ। और ऐसा बैठना है कि भाई P1 वाले रो में मत बैठना। तो P2 के पास कितना ऑप्शन बचता है, P1 जहां भी बैठता, सोचो वो तीनों 4 ऑप्शन खत्म हो जाते। तो P2 के पास सोचो कितने ऑप्शन बचे 4। ये चला। तब सोचो P1 भी बैठ गया, P2 भी बैठ गया। ध्यान रखना, अब हमें अरेंज नहीं करना, हम P1 को बिठा चुके हैं। ये हमने सीट सेलेक्ट नहीं किया था, हमने सीधा बोला था P1 जाओ तुम जाके बैठ जाओ। या सोचो हमने P1 के लिए 8 में से एक सीट सेलेक्ट करी और एक ही सीट है, एक ही बंदा था, तो उसको बिठा दिया। उसका एक तरीका, तो P1 को बिठाया फिर P2 को बिठाया। अब पक्का दोनों ऑपोजिट रो में होंगे, तो अब बाकी 4 को बिठा दो। तो बाकी 4 को बिठाने के लिए जो बाकी जो 6 सीट्स बची, उसमें से 4 सीट सेलेक्ट करो, उसमें अरेंज कर दो। तो ये था स्टेप बाय स्टेप चीजों को सोचना, फिर उसको इंप्लीमेंट करते आना। और ऑब्वियस समझ में आ रहा हो कि इसमें सोचने के कई तरीके थे। ये चला मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि तुम जो भी सोच रहे हो एक बार उससे अपना आंसर निकालो और उसको सिंप्लीफाई करो। मेरे वाले आंसर को सिंप्लीफाई करना और देखना सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। सेम अगर आ जाए तो मैक्सिमम चांसेस है कि तुमने सही सोचा होगा, ठीक है। चलो आगे चले, देखना चलो आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर आइटम्स या परम्यूटेशन ऑफ सिमिलर आइटम्स। देखना वैसे ना, इफ n items are to be arranged, if n items are to be arranged in n places, ठीक है, out of which r items are identical, out of which r items are identical। तो इसको करने के जो तरीके होते हैं वो हमारा होता है सीधा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n items in n places out of which r items are identical is equal to कितना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। मीन्स सर ना, अगर मान लो हमारे पास सर ना, ठीक है, टोटल 10 कॉइन्स होते हैं,
ठीक है, टोटल हमारे पास 10 कॉइन्स है, जिसमें से ना इसी में से 5 तुम्हारे 1 रुपये के कॉइन्स थे, 5 1 रुपये के कॉइन्स थे, और बाकी जो 5 थे बाकी सारे कुछ डिफरेंट कॉइन्स थे। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन होता नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम इन अ रो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज कॉइन्स इन अ रो। तो इसका जो आंसर होता तो देखना, हमें 10 चीजों को 10 जगह पर अरेंज करना। देखो रो में अरेंज करना है, ये ऐसा मानो कि 10 प्लेस है उन पर अरेंज करना था, तो सीधा अगर सबके सब अगर डिफरेंट होते तो आंसर कितना आता, 10 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें से ना ये जो 5 थे वो आइडेंटिकल कॉइन्स थे, तो इसलिए क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ गए? मीन्स कभी भी सुनना, अगर हम लोग जो अरेंजमेंट कर रहे हैं अगर सबके सब अगर डिफरेंट होते तो सीधा आंसर कितना था, n फैक्टोरियल आता। अगर उसमें कुछ अगर नंबर ऑफ आइटम्स अगर आइडेंटिकल अगर आ गए तो सीधा क्या करो, जितने भी आइडेंटिकल आइटम्स होंगे सीधा उसके फैक्टोरियल से डिवाइड दे दो। इवन समझना, जैसे अगर मान लो मेरे पास होता a आइटम्स होते ऑफ वन काइंड, a आइडेंटिकल आइटम्स ऑफ वन काइंड। ठीक है, मान लो मेरे पास होता b आइडेंटिकल आइटम्स होते ऑफ अदर काइंड, b आइडेंटिकल आइटम्स होते ऑफ अदर काइंड एंड सो ऑन। तो समझना, मुझे अब अगर इन सबको अगर एक रो में अरेंज करना होता तो देखो टोटल मेरे पास कितने आइटम्स हो गए, ए आइटम्स ये वाले, बी आइटम्स ये वाले, तो टोटल मेरे पास कितने आइटम्स हैं, ए प्लस बी, इतने आइटम्स मौजूद हैं। ठीक है, अब सीधा इसका ऐसा सोचा करो कि अगर सबके सब अगर डिफरेंट होते तो सबके सब अगर डिफरेंट होते तो ए प्लस बी चीजों को ए प्लस बी जगह पर अरेंज करना है, तो सीधा आंसर कितना आता, ए प्लस बी फैक्टोरियल, यह था। लेकिन इसमें से दिख रहा है ए एक टाइप का आइडेंटिकल थे, बी एक टाइप का आइडेंटिकल थे, तो सीधा क्या करेंगे, इनके फैक्टोरियल से सीधा क्या कर दो, डिवाइड दे दो। ठीक है, ये फील करने की कोशिश करना कि अगर आइडेंटिकल आइटम्स अगर आ गए तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे अरेंज करने के वो कुछ कम हो जाएंगे। जैसे देखना, जैसे अगर मान लो सोचो अगर ए बी सी, ध्यान देना, अगर ये 3 चीजें होती तो इनको 3 जगह पर अरेंज करने के तरीके देखते कितने होते, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए। सोचो अगर सबके सब अगर डिफरेंट होते तो इन तीनों को इन 3 जगह पर अरेंज करने के टोटल 3 फैक्टर मींस 6 तरीके होते। सोचो इसके अलावा और तो नया तरीका नहीं होगा। अब अगर सोचो इसी में सोचो अगर ए और बी अगर सोचो दोनों ही ए बन जाते, मतलब बी भी अगर ए बन जाता, तो देखो ये जो 6 तरीके थे वो कैसे बन जाते, बी को बस जहां जहां बी है वहां पे ए लिख दो। ठीक है, तो अब जरा देखने की कोशिश करना कि अगर b सोचो a ही के बराबर अगर होता तो देखो ये कुछ ऐसे बन जाते। और अब इसमें देखना ये सबके सब डिफरेंट नहीं है, देखो ये दोनों सेम है, सोचो AAC ये दोनों सेम है, ACA देखो ये दोनों सेम है। तो टोटल अगर डिफरेंट की बात करोगे तो सोचो जो डिफरेंट अरेंजमेंट हुए 3 ही मिले, एक ही वाला, एक ही वाला और एक ही वाला। तो 3 डिफरेंट अरेंजमेंट कौन से थे, एक AAC था, एक ACA था और एक CAA था। ये चला मींस अगर चीजें अगर आइडेंटिकल हो गई तो सोचो एक्चुअल में अगर सबके सब अगर डिफरेंट होते तो ऑब्वियसली तो कुछ ज्यादा अरेंजमेंट्स होते, और कुछ चीजें अगर आइडेंटिकल हो रही है मींस पक्का कुछ जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे वो कुछ कम हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो कम होंगे वो R फैक्टोरियल टाइम्स से डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये समझना थोड़ा कैसे फील करोगे, इसको ऐसे सोचो कि देखो शायद इसको शायद समझ में आ रहा होगा देख के कि देखो यहां पे क्या हो रहा है, ए बी सी, यहां पे से ना ए बी सी तीनों डिफरेंट थे तो इनको अरेंज करने के 6 तरीके थे। अब ये फील करने की कोशिश करना, देखो एक ए बी था और अगर मैं इसी को पलट दूं तो एक बी ए सी बी होगा, देखो बी ए सी बी था, ये चला, एक ए सी बी था, इसमें भी ए और बी को पलट दो तो बी सी ए, एक वो भी होगा, देखो एक वो भी था। ठीक है, एक सोचो था तुम्हारा सी ए भी था, इसमें ए और बी को पलट दो तो सी बी ए भी होगा। मीन्स सोचो इसमें ये था, इसमें अगर ए और बी को अगर मैं पलटता तो कौन सा बनता, बी ए सी बनता, इसका ए और बी को पलटने पे ये वाला बनता। एक ए सी बी था, इसमें अगर मैं ए और बी को अगर पलटता तो बी सी ए बनता,
समझ गया ना, ये वाला बनता। एक CAB था, इसमें अगर मैं A और B को पलटता तो CBA बनता। ये चला, ये अगर तीनों डिफरेंट होते तो इसका, इसमें A और B को पलटने पे एक ये वाला बनता, इसमें A और B को पलटने पे ये वाला बनता, इसमें A और B को पलटने पे ये वाला बनता। लेकिन सोचो अगर ये A और B अगर आइडेंटिकल अगर हो गए, ध्यान देना, अगर ये A और B अगर आइडेंटिकल अगर हो गए तो सोचो इस बार इनको पलटने पे, जैसे सोचो अगर ये A होता ये भी A होता, सोचो ये भी A है ये भी A, अब अगर इन दोनों को पलटोगे तो भी A से ही मिलेगा। मिसो इन दोनों को पलटने पे जो यहां पे जो नया बना था, अगर दोनों सेम होते तो सोचो पलटने पे नया नहीं बनता। सोचो अगर ये भी A होता ये भी A होता तो AAC, इन दोनों को पलटो तो भी AAC। मीन्स इन दोनों को पलटने से जो नए बन रहे थे अब वो नहीं बन रहे। तो सोचो इन दोनों को पलटने से कितने एक्स्ट्रा बनते, तो इन दोनों को पलटते तो 2 फैक्टोरियल, 2 अगर है तो 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा बनते, ये चला ना। तो अब वो नहीं बनेंगे, तो जो 2 फैक्टोरियल पहले मल्टीप्लाई हो रहा था अब वो 2 फैक्टोरियल डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने सीधा इसका अरेंजमेंट टोटल अगर 3 फैक्टोरियल लिख दिया, मींस हमने सबको डिफरेंट मान लिया, तो उसमें जब ये दोनों अरेंज होते 2 फैक्टोरियल बेस से, वो चीज हमें नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड देना पड़ेगा। ये चला। और ये सोचो 2 के लिए था, अगर सोचो ध्यान देना, अगर सोचो ये ABC था, तीनों डिफरेंट है तो ये 6 बनते। अब इसी में सोचो अगर इन तीनों को अगर मैं आपस में अरेंज करता, तो ABC में B को यहां, C को इन तीनों को इन तीन जगह पर अगर अरेंज करता तो 6 डिफरेंट तरीके बनते। बट अगर सो तीनों ही सेम बन गए, ये भी A ये भी A ये भी A, तो इन तीनों को चेंज करने से जो नए बनते अब वो नहीं बनेंगे क्योंकि तीनों सेम हो गए। तो समझे इन तीनों को चेंज करने से 3 फैक्टोरियल नए वर्ड्स क्रिएट होते, बट अब वो चीज नहीं क्रिएट हो पाएगी। बट हमने डायरेक्टली आंसर तब का लिखा जब तीनों डिफरेंट थे, ठीक है, तो अब वो चीज हमें इफेक्ट कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो जितनी चीजें आइडेंटिकल थी सीधा उसी के फैक्टोरियल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, फर्क नहीं पड़ता, तुम सीधा रिजल्ट याद रखोगे तो भी काम बन जाएगा कि सीधा जिन भी चीजों को तुम अरेंज कर रहे हो उसमें अगर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चीजें अगर आइडेंटिकल हैं तो सीधा जितने भी आइडेंटिकल क्वांटिटीज हैं सीधा उसी के फैक्टर से सीधा डिवाइड दे दो, बस बात खत्म। ठीक है, प्रूफ से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आए या ना आए, बस ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर होता है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed by arranging the letters of the word मान लो था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल वर्ड्स है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसमें 12 वर्ड्स थे, 12 लेटर्स थे, सॉरी। ठीक है, देखते हैं इसमें डिफरेंट सेम वाले कितने, टी देखते हैं 1 2 3, इसमें 3 टी हैं। आई देखते हैं 1 2 आई हैं। एन देखते हैं 1 2 एन है। ठीक है, ओ 2 ओ हैं। ठीक है, बचा क्या, एक सी एक एस, ठीक है, एक यू, सी एस यू, 3 2 5 7 9 9 3 12, सही है। जैसे ना टोटल इसमें 12 लेटर्स थे जिसमें 3 टी थे, 2 आई थे, 2 एन 2 ओ और एक सी एक एस एक यू। अब हमें इनको अरेंज करके पता करने थे ऐसे कितने डिफरेंट वर्ड्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो सोचो बेसिकली 12 प्लेसेस है मेरे पास, इन 12 लेटर्स को मैं जितने डिफरेंट तरीके से इन 12 प्लेसेस में अरेंज कर सकता हूं उतने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। तो सर 12 चीजों को 12 प्लेसेस में अरेंज करने का आंसर कितना होता, 12 फैक्टोरियल, अगर सबके सब डिफरेंट होते तो। समझ में आया? लेकिन अब इसमें जो जो सेट आइडेंटिकल है सीधा उसके फैक्टर से डिवाइड देते चलो। तो यहां दिख रहा है कि यहां 3 टी थे, तो सर ये जो 3 टी थे ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल थे, तो इन 3 आइडेंटिकल टीज का 3 फैक्टर से डिवाइड जाएगा। यहां पे ये 2 आई भी आइडेंटिकल थे तो इसका 2 फैक्टर से डिवाइड जाएगा। ये 2 एन थे तो यहां भी 2 फैक्टर से डिवाइड जाएगा। यहां 2 ओ थे तो ये भी 2 फैक्टर से डिवाइड जाएगा। तो इसमें जो टोटल डिफरेंट वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं वो कितने होंगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो शायद समझ में आ गया होगा कि जितने भी आइडेंटिकल आइटम्स हैं सीधा उसी की क्वांटिटी के फैक्टर से डिवाइड देते चलो।
ठीक है, मीन्स अगर सोचो तुम्हारे पास अगर मान लो होते 4 A होते, 3 B होते और 2 D होते, इन 9 लेटर्स को तुम्हें अगर अरेंज करना था तो टोटल जो डिफरेंट वर्ड्स बनते वो कितने बनते, टोटल 9 थे तो 9 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें 3A, सो 4A आइडेंटिकल थे बाय 4 फैक्टोरियल, 3B आइडेंटिकल थे बाय 3 फैक्टोरियल, 2D आइडेंटिकल थे बाय 2 फैक्टोरियल। सीधे इसके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते वो कुछ इसके बराबर होते। समझ गए? तो समझ में आ गया हो कि अगर सेम टाइप की चीजें अगर हैं तो उनको अरेंज करने के लिए सीधा उसके फैक्टर से डिवाइड दे दो। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चले, देखना। हाँ, अगला कंसेप्ट देखना, जैसा कि मालूम होता यूजिंग द लेटर्स, मतलब मान लो कोई भी वर्ड होता, जैसे अगर मान लेते हैं संडे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये एक वर्ड है संडे। ठीक है, मान लो होता नंबर ऑफ वर्ड्स डेट कैन बी फाउंड। ठीक है, इन्हीं को अरेंज करके पूछा था कि नंबर ऑफ वर्ड्स डेट कैन बी फाउंड यूजिंग दीज लेटर्स। ठीक है, सच दैट, मान लो था सच दैट S and U always comes together, always comes together। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखना, कभी भी सना का टुगेदर टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि जैसे हमें इन दो लोगों को हमेशा साथ में रखना है, ये दो लेटर्स हमेशा साथ में आने चाहिए, ये दो चीजें हमेशा बगल बगल में आनी चाहिए, जब भी टुगेदर टाइप का कंसेप्ट आए तो देखना इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इसको करने के सिंपली सुनना, जिन दो चीजों को हमें साथ में रखना है उनको हम लोग क्या मानते हैं, उनको एक एंटिटी मान लेते हैं। तो S और U को मैं क्या करता हूं, एक एंटिटी मान लेता हूं। ये एक चीज है, ये दो चीजें नहीं है। अब ये एक चीज मान लो, इसके अलावा कौन कौन सी चीज बची, एक N बचा, एक D बचा, एक A बचा और एक Y बचा। ये चला कि ये सोचो अब तुम्हारे पास टोटल एंटिटीज कितनी है, एक ये एंटिटी, दूसरी एंटिटी, तीसरी एंटिटी, चौथी एंटिटी, पांचवी एंटिटी, ये चलता है। अब सोचो तो अगर हमें डिफरेंट वर्ड्स अगर फॉर्म करने थे तो वापस से सोचो मैं कहूं कि जितने डिफरेंट तरीके से इन पांचों एंटिटीज को मैं अरेंज करूंगा, सोचो इन पांचों एंटिटीज को मैं अरेंज कर दूं, तो जितने डिफरेंट तरीके से मैं अरेंज करूंगा उतने डिफरेंट वर्ड्स बन रहे होंगे। तो देखो इन पांच चीजों का अरेंज देखो जैसे इन पांचों का एक अरेंजमेंट ऐसा होता, N यहां पे, D यहां पे, A यहां पे, S U यहां पे, Y यहां पे, एक ऐसा अरेंजमेंट होता। देखो ये एक वर्ड बनता N D A S U Y। अगर मान लो इनको मैं अरेंज करता और मान लो कुछ ऐसे बन जाते A D Y, ठीक है, N S U, सोचो एक अरेंजमेंट ऐसा होता तो ये भी तो एक वर्ड ही बनाता। या सोचो ऐसा बन जाता D S N A Y U, समझ गए ना, जो भी है A क्या बचा, N बच गया ना, S U आएगा ना ये तो। ठीक है, तो देखो तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इन पांच एंटिटीज को जितने डिफरेंट अरेंजमेंट बनाते, सोचो इन पांच एंटिटीज के तुम जितने डिफरेंट अरेंजमेंट बनाओगे उतने सोचो डिफरेंट वर्ड्स बन रहे। देखो NDASUY ये एक वर्ड था, ये भी एक वर्ड था, ये भी एक वर्ड था, ये चला। और ये दिख रहा है कि ये जो पांच एंटिटीज थी इनको अरेंज करने के, या तो ऐसे सोचो कि 5 जगह है तुम्हारे पास, तो 5 जगह पे इन 5 चीजों को अरेंज करने के जो नंबर ऑफ तरीके होते वो तुम्हारे कितने होते, 5 फैक्टोरियल। ये चला मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, मुझे S और U को हमेशा साथ में रखना था, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को बांध दिया और इसको मैंने एक एंटिटी मान ली। अब ये दोनों जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे, तो ये एक एंटिटी, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक। अब इन 5 एंटिटीज को सिंपली सोचो मुझे 5 जगह पे अरेंज करना है। समझ गए, इन 5 एंटिटीज को बस मुझे 5 जगह पे अरेंज करना था। ठीक है, तो इन 5 एंटिटीज को 5 जगह पे अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने आते, 5 फैक्टोरियल। ये चला, तो ये हमने देखा भाई ये जितने भी ऐसे अरेंजमेंट्स होते कितने होते, 5 फैक्टोरियल्स होते। लेकिन समझना, जैसे ये इसका एक अरेंजमेंट था NDASUY, इसी में सोचो अगर मैं S और U को अगर आपस में पलट देता तो कौन सा वर्ड बनता, NDAUSY। और सो ये जो वर्ड था वो सोचो इन 5 फैक्टोरियल में सोचो कहीं भी नहीं आया होगा। सोचो, क्योंकि इन 5 फैक्टोरियल में सोचो मैं जितने भी वर्ड्स बना रहा हूं उसमें हमेशा मैं SU टाइप का ले रहा हूं, SU 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 SU। तो सोचो S हमेशा U से पहले आएगा,
तो सोचो ये जो वर्ड बनता वो सोचो इन 5 फैक्टोरियल इन 120 में से नहीं होता। ये चलो सिमिलरली सोचो ये जो अपना वर्ड बना था ए डी वाई एन एस यू, इसी में सोचो अगर मैं एस और यू को अगर मैं पलट देता तो ए डी वाई एन यू एस, ये भी तो एक वर्ड होता, और वो भी सोचो इसमें नहीं आया होगा। ये चल रहा है, मैं सोचो 120 वर्ड्स ये तो बने ही बने थे। अब इन सबके करस्पॉन्डिंग अगर मैं यू और एस को अगर आपस में इंटरचेंज कर दूं तो एक नया वर्ड फॉर्म हो रहा है। इसमें भी एस और यू को पलट दो, अगले में भी एस और यू को पलटते तो 120 सोचो नए वर्ड्स और बन जाते। मींस टोटल कितने वर्ड्स बन गए? 5 फैक्टोरियल, और इन 5 फैक्टोरियल में जितनी बार मैं एस और यू को चेंज कर रहा हूं तो उतने मेरे पास नए वर्ड्स और बन रहे हैं, या इंटू 2। ये थोड़ा बताया मैंने क्या किया कि मुझे एस और यू को हमेशा साथ में रखना था, तो मैंने उसको एक एंटिटी माना। अब मैंने चीजों को अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद क्या हुआ, ये 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बन गए, लेकिन इन सब में ही क्या था, एस यू से पहले था। तो अगर मैं एस और यू को पलट देता तो सोचो जितने भी नए वर्ड्स बनते वो सबके सब नए होते इन 120 में से, तो 120 और बन जाते। कुछ ऐसा में तो बेसिकली यही तरीका होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया हो कि हमने करा क्या। इसी क्वेश्चन में समझना, अगर मान लो ऐसा होता कि हमें एस यू एन, दीज 3 लेटर्स ऑलवेज कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर, कि ऐसे कितने वर्ड्स होंगे संडे को लेटर्स को अरेंज करके जिसमें से ना एस यू एन ये तीनों लेटर हमेशा साथ में आएंगे। मान लो हमें ये पता करना था। ठीक है, देखते हैं। तो वापस से इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस यू एन डी ए वाई, इन सब में से ना एस यू एन को मैं एक एंटिटी मान लेता हूं। तो एक एंटिटी ये, बाकी बचे कौन से, बाकी सबको डिफरेंट मान लो, तो डी ए वाई ये डिफरेंट एंटिटी हो गई। अब देखो टोटल हमारे पास कितने एंटिटीज हैं, 1 2 3 और ये कंप्लीट एक 4। समझ गए? तो मैं कह रहा हूं इन चारों को तुम 4 जगह पर अरेंज कर दो। ठीक है, तो एक डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनेंगे। तो इन चारों को इन 4 जगह पर अरेंज करना था, तो सोचो 4 फैक्टोरियल इतने वर्ड्स बनते। ये समझना, और इन सब में ही समझना हमेशा क्या होता, सोचो जैसे एक अरेंजमेंट ऐसा होता कि एस यून को तुमने यहां रखा, ठीक है, वाई को यहां रखा, ए को यहां रखा, डी को यहां रखा। एक में हो सकता ए यहां आता, वाई यहां आता, एस यून यहां आता, डी यहां था। सोचो ऐसे सोचो कितने बन गए, 4 फैक्टोरियल, इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ गए। जो हमने क्या करा, एस यू एन को मैंने एक एंटिटी मानी, ये चला। लेकिन अब देखते हैं, ये तो ये आ गया। अब इसी में समझना, लेकिन इसमें सोचो हमेशा एस यू एन टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा हर एक वर्ड में, बट ऐसा कोई जरूरी तो था नहीं। हमें बस ये लिखा गया था कि एस यू एन ऑलवेज कम टूगेदर, दीज 3 लेटर्स शुड कम टूगेदर। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि पहले एस आना था, फिर यू आना था, फिर एन आना था। तो हो सकता है अगर मैं एस यू एन को सोचो, यही जितने भी एस यू एन वाले वर्ड थे उन सबको सोचो अगर मैं चेंज कर दूं यू एस एन से, तो देखो ये जो वर्ड बना था एस यू एन, उसको मैंने यू एस एन लिख दिया और वाई ए डी, ये भी एक नया वर्ड बनता। यहां जो एस यू एन था उसको भी मैं किससे रिप्लेस कर दूं, यू एस एन से, ये भी एक नया वर्ड होता। ये चला। इवन सोचो अगर मैं एस यू एन को सोचो अगर मैं एन यू एस लिख देता तो सोचो ये भी एक नया वर्ड होता। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि एस यू एन को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं आपस में। तो एस यू एन को आपस में अरेंज करने के सोचो 3 फैक्टोरियल तरीके होते या 6 तरीके होते, और हर तरीके से सोचो एक नया वर्ड मिलता। मींस 4 फैक्टोरियल ये तो थे ही थे, और इनके अरेंजमेंट की वजह से सोचो 6 गुना और हो गए। तो सोचो आंसर कितना आता, 4 फैक्टोरियल तो आता ही आता, और एस यू एन को आपस में अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल और आते। ठीक है, तो ये तो हो गया समझना कि बैक में चल क्या रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है समझना, शायद फील आ गई हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तरीका लेकिन समझ में आ गया हो, तरीका सीधा याद कर लो कैसे कर रहे हैं, कि जिन भी चीजों को हमें साथ में चाहिए उनको बांध लो, उनको एक एंटिटी मान लो। अब देखो टोटल कितनी चीजें बची, 4, उनको अरेंज कर दो। अब जिन भी चीजों को तुमने बांधा था वो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो उनको अरेंजमेंट की वजह से जितने नहीं बनते उतने के फैक्टर्स से सीधा डिवाइड मल्टीप्लाई दे दो। इसमें ठीक है, तो देखना, तो जैसा कि मान होता, जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता, मान लो इफ 10 boys and 5 girls
are to be arranged in a row. 10 boys and 5 girls are to be arranged in a row. इन सबको अगर मान लो मुझे एक रो में अगर खड़ा करना था, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, ठीक है। पहला मान लो अगर होता नो रिस्ट्रिक्शन, मीन्स किसी को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो देखो 15 स्टूडेंट्स से इनको एक रो में खड़ा करना है, या सोचो इन 15 स्टूडेंट्स को 15 जगह पे खड़ा करना था, तो 15 स्टूडेंट्स को 15 जगह पे खड़ा करना है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सीधा आंसर कितना आएगा 15 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला मान लो होता ऑल बॉयज कम्स टुगेदर, ऑल बॉयज कम्स टुगेदर मीन सारे के सारे बॉयज समझ गए ना, एक साथ रहेंगे, मीन समझ गए, एक के बाद एक रहेंगे। तो सोचो ये बेसिकली क्वेश्चन यही हो गया कि 10 के 10 बॉयज एक साथ आने चाहिए, तो क्यों ना इसको ऐसे सोचो कि 10 बॉयज को मैंने क्या कर दिया, बांध दिया, या समझे 10 बॉयज को बांध दिया, समझ गए ना, और बाकी जो 5 गर्ल्स थी ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज थी। फिर इसके लिए कुछ नहीं कहा है दादा ने, इसमें लिखा है कि ऑल बॉयज शुड कम टुगेदर, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सारे गर्ल्स भी साथ में आनी चाहिए। तो गर्ल्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अरेंज हो सकती थी, तो जितने भी बॉयज को साथ में आना था उन सबको मैंने क्या कर दिया, बांध दिया। तो ये कुल मिला के अब एक एंटिटी है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठवीं, तो टोटल तुम्हारे पास कितने एंटिटीज होगी, 6। तो इन 6 को अरेंज करते तो कितने तरीके होते, 6 फैक्टोरियल। तो सोचो अब ये जहां भी जाएंगे, जितनी भी अरेंजमेंट्स होंगे, ये जहां भी जाएंगे ये पूरा का पूरा गुच्छा एक साथ जाएगा, ये चलता है। लेकिन सोचो अब ये आपस में तो अरेंज हो सकते थे, और ये अगर आपस में अरेंज होते तो नए अरेंजमेंट बनाते, तो ये आपस में अरेंज होने की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल। समझ गए। जिनको भी साथ में रखना है उन सबको बांध दो, उनको एक एंटिटी माना। अब देखो टोटल कितने एंटिटीज हो गए, 5 1 6, उन सबको अरेंज कर दो। अब जिनको बांधा था वो आपस में अरेंज हो सकते थे, तो उनके वजह से इफेक्ट जो आता वो 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये समझा। मान लो इसी में अगर होता कि ऑल बॉयज आर टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स आर ऑल्सो टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स आर ऑल्सो टुगेदर, ठीक है। तो सारे बॉयज भी साथ में, सारे गर्ल्स भी साथ में, तो क्या करो, सारे बॉयज को भी बांध दो, तो B1 से लेके B10 सारे बॉयज को बांध दिया और सारे गर्ल्स को भी बांध दिया, तो G1 से लेके कितना, G5। अब देखो टोटल कितनी एंटिटीज थे, एक एंटिटी, 2 एंटिटी, तो 2 एंटिटीज को 2 जगह पर अरेंज करने के कितने होते, 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये आपस में अरेंज हो सकते थे 10 फैक्टोरियल, ये भी आपस में अरेंज हो सकते थे 5 फैक्टोरियल। ये समझ में आया, समझ गए। तो सिंपली जिस भी एंटिटी को बांध रहे हो उनको आपस में भी अरेंज होने का मौका मिलेगा, तो उसके वजह से जो फैक्टोरियल आएगा सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये समझ गए। मान लो अगर इसी में होता, मान लो था नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है। तो देखना ये हमने देखा कि कभी भी अगर किन्हीं भी चीजों को अगर साथ में आना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जिन भी चीजों को साथ में आना होता है उनको बांध देते हैं। अब उनको बांध दिया, अब फिर देख लो कितने एंटिटीज उसको अरेंज करा, और जिनको बांधा तो उनको आपस में अरेंज कर दो। अगर मान लो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ फिक्स चीजों को कभी भी अगर साथ में नहीं आना, तो उस केस में समझ हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है। तो सर जिन भी चीजों को साथ में नहीं आ, इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, गैप मेथड। देखना गैप मेथड क्या होता है, जिन भी चीजों को समझना साथ में नहीं आना, जैसे इसमें किन चीजों को साथ में, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर मीन्स कोई भी 2 समझ गए ना गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए। तो जिन चीजों को भी साथ में नहीं आना, पहले क्या करो, उन सबको ग्रुप में से हटा दो। तो G1 G2 G3 G4 G5 इन 5 को साथ में नहीं आना था, तो इन 5 को ग्रुप से हटा दो। बचे कौन कौन, देखो B1 B2 B3 अप टू कितना, B10, तो उनको हटाया। बाकी जो बचे इन सबको अरेंज कर दो। तो सोचो B1 से लेके B10 इन 10 बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 10 फैक्टोरियल। अब देखना B1 B2 B3 सोचो ये केस किसी भी एक अरेंजमेंट में सोचो अरेंज हो गए होंगे, ठीक है। ये चलता है B1 B2 B3 अप टू कितना, B10, ये सोचो कुछ अरेंज हो गए होंगे, ठीक है।
अब इसमें मुझे क्या करना था, इससे मैं सोचो मुझे बाकी 5 गर्ल्स को भी बिठाना था, ठीक है। अब बाकी 5 गर्ल्स को बिठाने के लिए क्या करते हैं इस केस में, देखना, जैसे इस केस में ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, मैं छोटे केस ले लेता हूं, जैसे मान लो छोटा केस ले लेता हूं, जैसे मान लो होता 5 लेटर का वर्ड होता A B C D E। मान लो क्वेश्चन होता नंबर ऑफ अरेंजमेंट सच दैट A and B doesn't come together, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता कि बताना कि A B C D इन लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें A और B कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है। इसमें आता मैं क्या करूं, तो इस केस में हम लोग क्या करते सर ना, जिन भी चीजों को साथ में नहीं आना उनको पहले हटा दो, तो A और B को हटा दो, ठीक है। बचे कौन, C D और E। देखते हैं इनको अरेंज कर लेते हैं, तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 3 फैक्टोरियल। अब ये सोचो अरेंज हो जाते, C यहां पे, D यहां पे, E यहां पे, कुछ अरेंज हो गए किसी भी तरीके से। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन A और B को ऐसे जगह बिठाना था ताकि ये दोनों साथ में नहीं आए। तो इसके लिए हम लोग अब क्या करते हैं, जिन समझे C D E को मैंने अरेंज किया था, तो ये सोचो एक यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा। अब इनके बीच में हम लोग ये देखते हैं कि इनके बीच में जो नंबर ऑफ गैप्स हैं वो कितने हैं। तो देखो एक गैप ये है C के इस साइड, एक इन दोनों के बीच में एक गैप होगा, एक इन दोनों के बीच में एक गैप होगा, एक इसके इस साइड एक गैप होगा। तो सोचो टोटल मेरे पास 4 गैप्स मौजूद थे, मतलब 3 चीजें थी तो इनके पास गैप्स कितने थे, 4 गैप्स थे। अब अगर सोचो अगर मैं इस A और B को अगर इन चारों में से किन्हीं भी 2 गैप में अगर बिठा दूं, सोचो मेरे पास 4 गैप्स हैं, इन 4 गैप्स में से अगर मैं किन्हीं भी 2 गैप्स में अगर A और B को बिठा दूं तो पक्का है A और B कभी भी साथ में नहीं आ सकते। सोचो अगर मैं A को यहां बिठाता, B को यहां बिठाता तो पक्का इनके बीच में C होता, अगर A को यहां बिठाता, B को यहां बिठाता तो पक्का A और B के बीच में C और D होते, A को यहां बिठाता, B को यहां बिठाता तो भी सोचो A और B के बीच में बहुत सारे लोग होते। मींस इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बाकियों को पहले बिठा देते हैं, फिर इनके बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनको पुट कर देते हैं जिनको साथ में नहीं होना होता। तरीके से मैं तो पहले हमने बाकियों को बिठाया 3 फैक्टोरियल। अब इनके बीच में गैप कितने थे, 4। तो 4 में से अब हमें यह देखना पड़ेगा किन 2 जगह पे मुझे इन दोनों को बिठाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन 4 में से ये देखूंगा कि कौन से मैं 2 गैप में A और B को फिल करूंगा। तो मैंने वो 2 गैप सिलेक्ट कर लिए। अब मैंने 2 गैप सिलेक्ट कर लिए, अब मेरे पास 2 लोग हैं A और B, तो समझा 2 गैप है, 2 लोग हैं, तो अब इन 2 लोगों को उन 2 गैप्स में मुझे फिल भी करना पड़ेगा। समझ में आया क्या क्या हुआ। तो बेसिकली ये तरीका कौन सा कहलाता है, गैप मेथड, ठीक है। तो गैप मेथड सिंपली क्या होता है, समझ गया, जिन भी चीजों को साथ में नहीं आना पहले उनको हटा दो, बाकियों को बिठा के अरेंज कर दो। अब इनके बीच में जो गैप्स होते हैं वो देख लो कितने हैं, ठीक है। अब उसमें सीधा क्या करो, फिर A और B को सीधा अरेंज कर दो, ठीक है। तो जैसे इस वाले केस में देखना क्या होता, जैसे इस वाले केस में हम लोग क्या करते, पहले हमने जितने भी गर्ल्स सबको हटा दिया, बाकी जितने भी बॉयज थे उनको मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो मान लो किसी भी ऑर्डर में मान लो अरेंज हो गए, जैसे B1 B2 B9 B10 B6 B7, जो भी ऑर्डर होता, B8 B4 B2 B3, सब B2 तो हो चुका है, B3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बचा कौन सा, B4 भी हो चुका है, 7 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है, 10 भी हो चुका है। अरे 1 2 3 4 5 नहीं बचा ना, 5 नहीं हुआ, B5। समझ गया ना, मैंने क्या किया, इन 10 को अरेंज कर दिया। तो 10 को अरेंज करते तो कितने तरीके होते, 10 फैक्टोरियल। अब मुझे क्या करना था, बाकी जो 5 गर्ल्स थी अब उनको बिठाना था, और ऐसे बिठाना था कि वो कभी भी साथ में ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन बॉयज के बीच में गैप्स देखें, गैप्स कितने हैं। तो गैप्स अगर देखें तो एक गैप यहां पे, एक इसके बीच में, यहां 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 यहां। तो शायद समझ में आ गया होगा कि जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनके बीच में नंबर ऑफ जो गैप्स होते हैं वो एक ज्यादा होते हैं। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गैप्स हैं। इस वाले केस में 3 के बीच में गैप्स कितने थे, 4 थे, 1 2 3 4। तो जितने लोग होते हैं उसके बीच में गैप एक ज्यादा होता है। हमारे पास गैप्स कितने हैं, 11, लेकिन मुझे गर्ल्स कितनी बिठानी थी, 5। तो मुझे अब ये देखना पड़ेगा कि इन 11 में से कौन से 5 गैप्स में मैं इन गर्ल्स को बिठाऊंगा। तो अब मैंने 11 में से 5 गैप्स सिलेक्ट कर लिए। मान लो ये वाला कर लेता, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब मैंने गैप भी सिलेक्ट कर लिए, इसमें अब मुझे 5 बच्चों को बिठाना था, तो सीधा इन 5 जगह पे इन 5 बच्चों को बिठाने का 5 फैक्टोरियल।
तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कभी भी कोई भी दो गर्ल्स आपस में साथ में नहीं बैठेंगे। ये थोड़ा समझ में आया? ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करो थोड़ा सा अच्छे से। बाकी इसके और एग्जांपल्स हम लोग अगली क्लास में और देखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, बाकी कुछ और इसके काफी क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में और देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी इतना ही देख लो, अगली क्लास में मिलते हैं फिर, है ना।